अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? और ठीक ठाक रहना बड़ा ज़रूरी है, अच्छा रहना बड़ा ज़रूरी है, सेहत का ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि भाई ये लाइफ है और इस ज़िंदगी में एक ही दफ़ा ज़िंदगी मिलती है। तो अपनी सेहत का ख्याल रखिए, अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखिए और इर्द गिर्द घर वालों का भी ख्याल रखिए। अच्छा जी, दिन का आगाज़ करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारी सारी दुआएं कबूल फरमाए और हमें नेकियां करने की तौफीक दे, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है कि आपके दिल में ये ख्याल आए कि आप किसी की मदद करें। तो ये एक बड़ा अच्छा जज्बा है। नेकी करते रहिए और लोगों की दुआएं लेते रहिए। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं जब ख़वातीन के हवाले से, तो ख़वातीन के कई ऐसे बहुत सारे मसाइल होते हैं जिसमें उनकी एक कंप्लेन ये भी होती है कि उनके जो हस्बैंड्स हैं वो ज़्यादातर या तो ऑफिस में होते हैं, फिर घर आते हैं तो वो सोशल मीडिया को ज़्यादा टाइम दे रहे होते हैं, या फिर ये कंप्लेन जो है घर में दीगर अफराद की भी होती है कि जो ख़वातीन हैं वो कहती हैं जी हमारे भाई तो हमसे बात नहीं करते, क्योंकि वो ज़्यादातर फ़ोन में लगे रहते हैं या सोशल मीडिया को टाइम देते हैं। और सब एक दूसरे के बारे में यही जो है वो कंप्लेन कर रहे होते हैं कि भाई हर कोई मोबाइल फ़ोन पर लगा रहता है। तो आज डिटेल में ना हम इस हवाले से डिस्कस भी करने जा रहे हैं कि सेल फ़ोन यूज़ करने के कितने ज़्यादा नुकसानात होते हैं, सोसाइटी में भी आपको किन मसाइल का सामना करना पड़ता है और मेडिकली भी आपके क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं। तो आज हम इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन करने जा रहे हैं। इसके अलावा जो वाक़यात हुए हैं चाइल्ड अब्यूज़ से रिलेटेड, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ लॉयर होंगे अरशद बेग साहब, उनसे डिस्कशन करेंगे। अभी आपके साथ में खबरें शेयर करते हैं। और खबरें क्या हैं जी? खबरें जो है वो ये हैं कि वियना इंटरनेशनल रोइंग चैंपियनशिप की बात कर लेते हैं, जिसमें क्या कुछ हुआ है। उसमें हुआ है जी, मुकाबलों में पाकिस्तानी एथलीट्स ने धूम मचा दी है। अच्छा, 7 गोल्ड समेत जो है वो 12 मेडल्स इन्होंने जीत लिए हैं। अच्छा, मेंस डबल्स में हसनैन रज़ा और अब्दुर्रहमान ने गोल्ड मेडल जीता है, जबकि मेंस ओपन डबल्स में मोहम्मद असद और ज़िशान हुसैन ने सोने का तमगा लिया है। ओपन मेंस फोर में जो है वो अब्दुल्ला, हादी, हसनैन और अयान ने तलाई तमगा जीता, जबकि विमेंस कैटेगरी में रिदा बतूल, जोहा वकास, आयजा फहद, काजमा जवेरिया, हुरिया फैसल ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। मुख्तलिफ कैटेगरीज में 4 गोल्ड मेडल्स जो हैं वो हासिल किए हैं। इवेंट में 12 ममालिक के 700 रोयर्स ने जो है वो शिरकत की है। इवेंट में कराची जो है वो बोट क्लब से 45 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। ये हो गया है जी ओवरऑल न्यूज़ जो कि हमने आपके साथ में शेयर की वियना इंटरनेशनल रोइंग चैंपियनशिप के हवाले से। मौसम का हाल आपको बताते हैं, कराची में मौसम कैसा है। अच्छा जी, शहर कायद में जो मौसम है उसका जो ओवरऑल हम आपको बताते हैं कि क्या अपडेट है करंट, वो ये है कि शहर कायद में मतलब जुज़वी तौर पर अबर आलूद और मरतूब है। शहर का जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो है 31 डिग्री। अच्छा जी, शहर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 34 से 36 डिग्री तक जाने का इम्कान है, जबकि शहर का कम से कम दर्जा हरारत 28.7 डिग्री रिकॉर्ड हुआ है। शहर में जुनूब मगरिब सिम से हवाओं की रफ्तार 28 किलोमीटर फ़ी घंटा रिकॉर्ड है। शहर में हवा में नमी का जो तनासुब है वो 65% है। महकमा मौसमियात का ऐसा बताना है, जबकि शहर का फ़िज़ाई मयार जो है वो तसल्ली बख्श है। ये हो गई जी मौसम का हाल जो मैंने आपके साथ में शेयर किया। अब आपने अपना बहुत ख्याल रखना है। साथ साथ मैं आपको जाते जाते हुए एक ज़बरदस्ती टिप ज़रूर दे देती हूँ ख़वातीन के लिए, क्योंकि हमेशा इंट्रो में कुछ ना कुछ ज़रूर आपको बताती हूँ कि ख़वातीन के काम आए। अच्छा जी, जब भी आपने कोई भी रेमेडी जो है वो ट्राई करनी है, उसका पैच टेस्ट करना है, और अगर आप सन ब्लॉक लगा के और उससे पहले विटामिन सी का सीरम लगा के धूप में जा रहे हैं, तो मेक श्योर कर लें कि आपकी स्किन डल हो जाएगी। तो जब भी आप धूप में जाएंगे तो पर्टिकुलरली सन ब्लॉक लगा कर जाइए। विटामिन सी का जो सीरम होता है, बहुत सारे लोग पहले विटामिन सी लगाते हैं, फिर सन ब्लॉक अप्लाई करते हैं आधे घंटे बाद, और फिर वो जाते हैं बाहर जो भी उनका आउटडोर काम होता है, तो डेफिनेटली वो आपकी स्किन को डल करता है। सन ब्लॉक का इस्तेमाल कैसे करना है और क्यों करना होता है? इसलिए करना होता है कि आपकी स्किन को बचाता है, आपको धूप से बचाता है, यूवी रेज से बचाता है। लेकिन जब आप विटामिन सी अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली उससे आपकी स्किन डल हो जाती है। तो आप जब भी सन ब्लॉक यूज़ करें तो उससे पहले आप कोई सीरम नहीं यूज़ करें, आप डायरेक्टली सन ब्लॉक अप्लाई करें और उसके बाद फिर आप जहाँ जाना चाहते हैं चले जाएं। और हर 2 से 3 घंटे में सन ब्लॉक जो है वो दोबारा से आप फेस वॉश करके लगाएंगे। तो आपने तकरीबन दिन में 3 से 4 दफ़ा सन ब्लॉक लगाना है दिन में, जब तक आपको लगता है शाम हो गई है। यही आपकी स्किन कंडीशन को बेहतर करता है और यही आपकी स्किन को रिजुविनेट करने के काम भी आता है। आज आपको एहसास नहीं होता, लेकिन कल जब थोड़ा सा टाइम गुजरता है तो आपको पता चलता है कि जी सन ब्लॉक जो है उसका कमाल ये था कि उसने आपकी स्किन को बड़ा हेल्दी रखा, बचा के रखा झुर्रियों से, और जो झाइयाँ पड़ जाती हैं उससे बचा के रखा। चलिए जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर करेंगे ढेर सारी बातें।
वेलकम बैक। बात करेंगे हम कि जी डिजिटल डिटॉक्स कैसे करें और ये जो डिजिटल ओवरलोड है हमारी ज़िंदगियों पर, इससे कैसे छुटकारा पाया जाए। इसका बहुत ज़्यादा नुकसान है। अगर हम ओवरऑल सिर्फ रिसर्चेस ही पढ़ लेना कि जी साइंस क्या कह रही है या फिर डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं इस हवाले से कि जो लोग मुस्तकिल जो है रोज़ाना 2 घंटे से ज़्यादा उनका स्क्रीन टाइम है तो उनके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं मेंटली भी, और उनके घर में भी उनके साथ क्या क्या इश्यूज़ होते हैं, तो आप हैरान रह जाएंगे कि जो है वो आपको कितनी प्रॉब्लम होती है। तो ये जो है इश्यूज़ होते हैं। और इसके अलावा जो है इसके ऊपर हम बात करेंगे सोशल मीडिया के हवाले से कि कैसे हम जो है इसका डिटॉक्स कर सकते हैं, स्क्रीन टाइम कैसे कम कर सकते हैं, इसके क्या नुकसानात हैं। लोग एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। हम ये सोचते हैं कि जो सोशल मीडिया है, आपका जो मोबाइल फ़ोन है, आपको करीब कर रहा है लोगों से, लेकिन आप ख़याली दुनिया में जा रहे हैं, आप इमेजिनेशन की दुनिया में जो है वो चले जाते हैं, लेकिन आप हकीकत से बहुत ज़्यादा दूर हो जाते हैं। आपको अपने अपनों से मिलना चाहिए, आपको अपने लिए टाइम निकालना चाहिए। इसकी बड़ी ज़बरदस्त रिसर्च है जो मैं आपके साथ में शेयर करूँगी, लेकिन पहले जो है वो फ़ातिमा ने हमें ज्वाइन किया है, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और बहुत ज़बरदस्त बात करती हैं तमाम इशूज़ पर। फ़ातिमा को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़ातिमा, कैसी हैं? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। फ़ातिमा ये बताइए कि ये जो स्क्रीन टाइम है, इतना ज़्यादा स्क्रीन टाइम के लोग हर वक्त जो है वो रील्स पे देखते रहते हैं, हर वक्त सोशल मीडिया को फॉलो करते रहते हैं, और इतना स्ट्रेस कि किसका मैसेज आया, किसने आपको जो है वो मैसेज किया, बार बार फ़ोन चेक करना, ये कितना ज़्यादा हार्मफुल होता है लोगों के लिए, उनकी ज़िंदगी के लिए। और जो उनके आपस के जो रिलेशनशिप हैं इस वजह से भी ख़राब हो रहे होते हैं कि वो आपस में एक दूसरे से बात नहीं कर पाते। इस हवाले से बताइए। It's a wonderful topic as usual. आप हमेशा बहुत अच्छे टॉपिक्स लेकर आती हैं and I थैंक would यू। love talk about this. देखिए फोन की तो मतलब टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो I think आजकल हमें टेक्नोलॉजी कंट्रोल करे rather we control टेक्नोलॉजी। ठीक है, हम लोग लिटरली जो है वो सर्वेंट्स बन चुके टेक्नोलॉजी के। हर वक्त फ़ोन हाथ में होता है, कोई ना कोई मैसेजेस आ रहे होते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे नोटिफिकेशंस आ रही होती हैं, हर वक्त हम लाइक्स का वेट कर रहे होते हैं, कमेंट्स का वेट कर रहे होते हैं। तो आई थिंक हमारी जो अब ज़िंदगी है वो रिवॉल्व करती है, सारा कुछ सोशल मीडिया, आपका फ़ोन एंड एवरीथिंग। सो उसको कैसे हम जो है एक तो डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं, और दूसरा है कि किस तरह से वो अफेक्ट करे हमारे रिलेशनशिप्स को। एक तो इमोशनल डिस्टेंस बहुत ज़्यादा, बिकॉज एक ही रूम में बैठे हुए 2 अफराद, 3 अफराद या 5-6 लोग, वो सब फोन में लगे होते हैं। they're not talking to themselves, right? I mean, they're not talking to each other. तो इस चीज को हमने बदलना है। इस चीज को हम कैसे बदल सकते हैं कि एक रूल होना चाहिए कि जब हम साथ बैठे हैं तो हम फोन ना यूज करें। और ये बहुत एक तरह से डिसरिस्पेक्टफुल मैनर में इस चीज को लिया जाता है कि अगर कोई आपसे बात करे और आपके हाथ में कंटिन्यूसली फोन है और अपने फोन पे बिजी है और आप उसको कहते हैं सॉरी मैं फोन पे भी हूँ पर मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। तो आई थिंक इट गिव्स अ वेरी बैड इम्प्रेशन। ठीक है, एंड आपकी कम्युनिकेशन जो है लोगों के साथ वो बहुत ज़्यादा आई थिंक इससे उसको अफेक्ट हो रही है कि आपस में आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते, आप मैसेजेस में बहुत कॉन्फिडेंटली कम्युनिकेट कर लेते हैं। पर जब वो इंसान आपके सामने होता है सो यू आर एक्चुअली लुकिंग फॉर वर्ड्स कि मैं क्या बात करूँ। ठीक है, सो आई थिंक ये फोन्स की ही वजह से है कि हमारी कम्युनिकेशन डिस्टर्ब हो गई है, हमारी इमोशनल डिस्टेंस इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि इवन हम जब रिलेशनशिप्स की बात करते हैं कि आप पेरेंट्स का आपस में बच्चों के साथ, आप हस्बैंड वाइफ का, कि एक ही रूम में बैठे हुए they're using phone, they're busy on social media and nobody is talking to each other. So I think this needs to be changed. बिल्कुल ठीक कह रही है। सोशल मीडिया का ये जो स्टाइल है ना लोगों की ज़िंदगियों में ये बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा करता है। उसकी रीज़न ये है कि हमने खुद अपने आप को जो है ना वो डिपेंडेंट कर लिया है सेल फ़ोन के ऊपर। मतलब अगर किसी की छुट्टियां हैं, वेकेशंस हैं, तो भी वो अगर कहीं घूमने फिरने भी गए हैं फ़ातिमा, तो वहाँ पे भी देखें वो अपनी फैमिली को टाइम देने के बजाय वही जो है वो पिक्चर्स ले रहे हैं, या फिर वो जो है वो देख रहे हैं इंस्टाग्राम पर, या फिर वो बाकी चीज़ें देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में क्या हो रहा है। ज़रूर देखें, अपडेटेड रहें कि पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, ज़रूर आप बाखबर रहें, ज़रूर जानिए कि क्या नए ट्रेंड्स हैं, ज़रूर फॉलो कीजिए, लेकिन आपकी सराउंडिंग में क्या हो रहा है ये भी देखिए, आपकी फैमिली को किस चीज़ की ज़रूरत है ये भी देखिए, आपके घर में क्या मसाइल हैं ये भी देखिए। क्योंकि जब आप जिन लोगों को फॉलो कर रहे होते हैं फ़ातिमा, आपने देखा होगा
कि कितनी रील्स होती हैं, लोग कहाँ कहाँ घूमने जा रहे होते हैं, फिर दूसरे लोग कहते हैं काश हम भी यहाँ चले जाते। एक तो लोगों में कॉम्प्लेक्स भी पैदा हो जाता है, फिर दूसरा लोग जो है वो थोड़ा सा इस एहसास में भी आ जाते हैं कि चले जी हम जा नहीं रहे तो हम सोशल मीडिया पर देख लेते हैं, एक्सप्लोर करने की ज़रूरत ही नहीं रह जाती। तो इसके कितने नुकसानात होते हैं फातिमा? आपने अपनी दोस्तों में भी देखा होगा, सराउंडिंग में भी देखा होगा कि लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं सोशल मीडिया का, अपने रिश्ते खो देते हैं वो इस चक्कर में। बिल्कुल ऐसे ही स्टार्टिंग में आई वाज आल्सो डूइंग द सेम। मैं भी उसी कश्ती में सवार थी, अच्छा। कुछ हो रहा है उसको कश्ती से कैप्चर करना है, बिकॉज एंड यू आर एन इन्फ्लुएंसर, यू नीड टू हाँ। हैव अ प्रेजेंस ऑन इंस्टाग्राम, तो वो आपको मेंटेन करना पड़ता है। वो एक माइंडसेट मेरा भी होता था, लेकिन अब मैंने उसको चेंज किया बिकॉज मुझे ऐसा फील हुआ कि हम कहीं जा रहे हैं और मैं बस आई एम कैप्चरिंग द मोमेंट्स, तो मैं बच्चों के साथ वो क्वालिटी टाइम नहीं स्पेंड कर पा रही। तो मैंने उस चीज़ को अब किया कि आई कीप माई फोन असाइड। हाँ ठीक है, फैमिली पिक्चर्स होती हैं, वी टेक हाँ। दैट, लेकिन हर चीज़ हर मोमेंट की आप नहीं कर सकते, एंड इट्स नॉट, ये ह्यूमनली पॉसिबल है ही नहीं। हाँ। या तो यू लिव इन दैट मोमेंट या तो यू कैप्चर इट, ठीक है, ये दो चीज़ें एक साथ नहीं होते। हाँ। सो एक तो ये जब हम देखते हैं ना इंस्टाग्राम पे कि हर चीज को कैप्चर किया गया है, हर मोमेंट को, तो आई थिंक हमें एक तो एंजाइटी बहुत ज्यादा आ जाती है दूसरों को देख के, एंड इट्स अ नेचुरल थिंग, ये ह्यूमन नेचर है, ये ह्यूमन साइकी है कि जब आप देखते हैं कि दूसरे के पास बहुत ज्यादा है, तो आपको अपने पास जो चीजें, आपकी जो अपनी ब्लेसिंग्स है, आपको कम लगना शुरू हो जाती है। आपको लगता है कि उसको देखो कितना अच्छा है उसका अपने हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप, बिकॉज दैट पर्सन इज पोस्टिंग एवरी सिंगल थिंग ऑन इंस्टाग्राम। मे बी आपको नहीं पता वो रियल है कि वो मेड अप है कि फेक है, या जो भी हो सकता है, ठीक है। आई एम नोबडी टू कमेंट ऑन दैट, बट मैं जो कहना चाह रही हूँ कि इस तरह की चीज़ें देख के जाहिर सी बात है लोगों में एहसास कमजोरी आती है, उनमें एंग्जाइटी आती है, उनमें उनका एक तरह से उनमें कंपटीशन आता है कि नहीं हमने भी करना है, हमने इससे ज़्यादा करना है, और वो ज़्यादा करने की जो चाहत होती है ना, उसमें बहुत सी दफ़ा आप अपने रिलेशनशिप को खराब कर देते हैं, आप अपने घर वालों को टाइम नहीं देते, आपको लगता है कि यू हैव टू बी पार्ट, यू हैव टू बी पार्ट ऑफ दैट रेस। तो वो रेस जो आप जिसका हिस्सा बनना चाहते हैं, उसमें आप अपने बहुत से रिलेशनशिप्स को खराब कर देते हैं, बिकॉज यू आर बिजी कैप्चरिंग दो सिली मोमेंट्स जो कि आपको कैप्चर नहीं करना चाहिए, और आपको अपनी उस टाइम उन मोमेंट्स को एंजॉय करना। सही। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। नहीं फातिमा, मैं रिसर्च पढ़ रही थी एक, जिसमें रिसर्च में ये था कि जो लोग 2 घंटे से ज़्यादा रेगुलर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं वो डिमेंशिया की तरफ बढ़ते हैं, फिर उनको पार्किंसंस भी हो सकती है डिजीज़, फिर जो है वो उनकी मेमोरी का भी प्रॉब्लम हो जाता है, वो चिड़चिड़े भी हो जाते हैं। और उसमें पूरा उन्होंने बताया हुआ था कि अगर आप सुबह सो के उठते हैं तो किस तरीके से आपने अपने दिन का आगाज़ करना है। सो के उठ के फ़ौरन आपने अपना फ़ोन चेक नहीं करना है। सो के उठ के ज़ाहिर है आपने अल्लाह का शुक्र अदा करना है। अगर आप फजर में उठ रहे हैं तो आपने नमाज़ पढ़नी है, फिर उसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप आपका वही ब्रेकफास्ट आप कर लें, ग्रैटिट्यूड शो करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें, अपने घर वालों से मिलें, बात करें, उनको जो है वो पूछें कि वो ठीक हैं। मतलब सुबह उठ के भी आपकी जो एक्टिविटी है वो बड़ी पॉजिटिव होनी चाहिए। और अगर सुबह उठ के भी आप सेल फ़ोन देख रहे होते हैं तो ऐसे लोग पूरा दिन फिर चिड़चिड़ेपन का शिकार रहते हैं, उनके अंदर एंजाइटी होती है। तो आप सोचें कि हम लोगों ने खुद अपनी ज़िंदगियों को कितना मुश्किल बनाया हुआ है। हम ऑर्गेनिक लाइफ से कहीं दूर चले गए। हमें इस बात की टेंशन होती है, वही जो फोमो का हम जिक्र करते रहते हैं कि फेयर ऑफ मिसिंग आउट। हमें इस बात की टेंशन होती है कि जी कॉल मिस हो गई तो क्या होगा, लेकिन इस बात की टेंशन नहीं होती कि जी घर में भी जो लोग हैं उनके हुकूक भी हैं, उनके राइट्स भी हैं, उनकी बात सुननी चाहिए। उनकी बात नहीं सुनी तो ज़्यादा मसला हो जाएगा। जी फातिमा। इसलिए देखिए मदर में इस चीज़ पे कमेंट कर सकती हूँ कि हाँ। बहुत सी दफ़ा हमारे बच्चे हमसे टाइम मांगते होते हैं और हम कहते हैं कि हाँ हाँ वी आर देयर बट वी स्टिल ऑन आवर फोन्स, ठीक है। बहुत सी दफ़ा होता है कि वो कहती है मामा आई वांट टू पेंट, मैं कहती हूँ हाँ मैं बैठी भी हूँ। सो आई थिंक वो बैठना इज नॉट मतलब इट्स नॉट सर्विंग द पर्पस, ठीक है, बिकॉज आपका उसमें इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। अगर आप एक जगह बैठी हैं और आप अपना फोन कंटिन्यूसली यूज कर रहे हैं और आप अपने बच्चे को टाइम नहीं दे रही, अटेंशन नहीं दे रही, तो ऐसी आपकी प्रेजेंस का क्या फायदा कि बच्चों को आपका टाइम नहीं मिल पा रहा एंड यू आर देयर जस्ट फॉर द सेक ऑफ बीइंग देयर, ठीक है। सो आई थिंक ये एज मदर्स एज फादर्स, बहुत से मैंने ऐसे फादर्स देखे हैं बच्चों को पार्क ले जाते हैं बट दे आर ऑन द फोन,
बच्चा अपना खेल रहा है एंड हम्म। दे नॉट पेइंग अटेंशन, यू नो, वो देख नहीं रहा है कि वो किस तरह से उसकी क्या माइलस्टोन्स वो अचीव कर रहा है। हम्म। हम बिजी हैं सोशल मीडिया पे, हम बिजी हैं व्हाट्सएप पे, हम बिजी हैं चिट चैट करने में, हम अपनी लाइफ को सेट कर रहे हैं, और जो दूसरा हमारे पास है छोटे बच्चे, हम हम्म। उनको टाइम उस तरह से नहीं दे पा रहे। तो आई थिंक इस चीज में हम लैक करते हैं एज पेरेंट्स, और हमें इस चीज पे काम करना चाहिए कि जब आपका फैमिली टाइम है, सो देयर शुड बी दिस रूल दैट यू नॉट सपोज्ड टू यूज योर फोन। ठीक है, यू शुड कीप योर फोन असाइड, स्पेशली खाना खाते हुए जब मील टाइम आपका होता है। हाँ। आई हैव पर्सनली सीन कि आप रेस्टोरेंट्स पे हैं जी, खाना आ चुका है, but the mother or you know, कोई भी घर का इस तरह के कुछ लोग होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा, you know, they're active on social media, they don't want anybody to start eating because they're busy taking pictures. So हम्म। I think that also needs to be changed कि देखिए, आप खाना खाएं, आप वो टाइम एंजॉय करें, आप जो मील आया है उसको शुक्र अदा करें, rather than you busy taking pictures and you're wasting everyone's time as well. So I think ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है ओवरऑल आपकी रिलेशनशिप with your parents, with your spouse, with your children. So I think हमें इस चीज़ पे काम करना चाहिए। और दूसरा जो आपने बात की कि 2 घंटे से ज़्यादा स्क्रीन टाइम, सुबह उठते ही साथ हम सबसे पहली चीज़ अपना फ़ोन देखना है, इट इज़ ट्रू। आपको पता है एक टाइम जब आप बहुत ज़्यादा फ़ोन यूज़ कर लेते हैं, रात को योर माइंड डज नॉट स्लीप, मतलब आपका ब्रेन सोता ही नहीं है, बिल्कुल, बिकॉज़ अच्छी सेहतमंद इट्स नींद जो है वो मिल ही नहीं पाती अगर आप इस तरह से मेंटली जो है वो डिस्टर्ब होते हैं तो। बिकॉज़ आपने कोई पिक्चर पोस्ट किया, यू आर थिंकिंग, पूरी रात आप सोच रहे हैं, हाँ। ओह माय गॉड उस पे लाइक्स आएँगे नहीं आएँगे, ओह माय गॉड ये एग्जैक्टली वायरल exactly. होगा, हाँ। एंड इस तरह की चीज़ें आपको एंग्जायटी बिल्कुल, पैदा इटसेल्फ करती सोशल मीडिया को सोशल मीडिया की हद तक रखें। आप चेक करना चाहते हैं आप चेक कर लें, वीकली उसको चेक कर लें, अगर आप मंथली उसको चेक करना चाहते हैं कर लें, डेली अगर आप चेक करना चाहते हैं तो मैक्सिमम 10 मिनट्स आपके जितने भी ऐप्स हैं आप चेक कर लें। फेसबुक है, लिंक्डइन है, ट्विटर है, जो भी ऐप्स आप यूज़ करते हैं, मगर उसको अपने सर पे हावी ना करें, उसको अपनी ज़िंदगी का ऐसे हिस्सा ना बना लें कि आप उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाए कि जी ठीक है, ये तो अगर नहीं मैंने सोशल मीडिया चेक किया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। और खाते हुए, यानी जब जो आपका मील टाइम होता है, जैसे फातिमा बता रही थी कि जब आप टेबल पे बैठे होते हैं और आप खाना खा रहे होते हैं, आपका उधर भी स्क्रीन टाइम होता है, आप उधर भी बैठ के मूवी देख रहे होते हैं या आप अपना फ़ोन देख रहे होते हैं। बहुत सारे लोगों ने फ़ोन के ऊपर ही जो है वो कोई ना कोई चीज़ लगाई होती है, कोई ड्रामा लगाया होता है, कोई भी चीज़ लगाई होती है, या फिर वो टीवी देख रहे होते हैं और खा रहे होते हैं। ये आपकी मंचिंग हैबिट को इंक्रीज़ कर देता है, आपका वज़न बढ़ता है, क्योंकि आप फिर ज़्यादा खाते हैं, आप फिर ज़्यादा देर तक बैठते हैं और फिर आपको आइडिया नहीं होता कि एक मूवी देखते हुए, एक ड्रामा देखते हुए आपने कितना कुछ खा लिया। तो इसका ताल्लुक ना आपके सिर्फ ब्रेन से, आपका सोशली नहीं है, इसका ताल्लुक आपके वज़न से भी है। बहुत सारे लोगों का वज़न भी इसलिए इंक्रीज़ हो जाता है क्योंकि वो उनकी मंचिंग हैबिट जो होती है वाइल दे आर वॉचिंग टीवी और वो सेलफोन यूज़ कर रहे हैं, इस वजह से भी उनका वज़न बढ़ रहा होता है, उन्हें आइडिया ही नहीं होता। चलिए जी, बहुत शुक्रिया फातिमा, आपने अपना कीमती वक्त हमारे शो के लिए निकाला। इस शो में यह वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक। अब जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंतहाई अहम है। अहम इसलिए कि हम इस बारे में बहुत बात करते हैं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई केस जो है वो सामने आ जाता है। अच्छा जी, स्पेशली आज मैं बात करूंगी कुलसूम केस के हवाले से, जिसमें हमने देखा कि एक मासूम बच्ची अपने घर से लापता हो जाती है, फिर उसके जो फादर हैं उनको कॉल जाती है, घर वाले उन्हें बुलाते हैं। जिस तरह से उन्होंने अपनी आप बीती बताई है और जो ये वाक़या बताया, ये सुन के ना दिल दहल जाता है। ये वो वाक़यात हैं जो रिपोर्ट होते हैं, ये वो लोग हैं कम से कम जो बता सकते हैं कि उन पे क्या बीती है, उन पे क्या गुजरी है। मैं जब कुलसूम के वालिद को सुन रही थी और वो जब बता रहे थे और जिस तरह वो बता रहे थे कि जब वो जा रहे थे तो उस बच्ची ने कहा कि आप ना जाएं और आज काम पे ना जाएं, रुक जाएं। ज़ाहिर है बाप बेटी का एक रिश्ता होता है, छोटी सी बच्ची। तो उसने कहा कि मेरा दिल कह रहा था कि पता नहीं क्या होने वाला है शायद। फिर उसके बाद उसने कहा कि जब घर से कॉल गई और उसको बताया गया कि कुलसूम नहीं मिल रही है, सब जगह ढूंढा गया, तो उसने कहा मैं जैसे बाइक चला के आया हूँ, मुझे कुछ नहीं पता मैं कैसे कहाँ से बचता बचाता आया हूँ मैं, और फिर मैंने अपनी बेटी को ढूंढना शुरू किया है। और फिर उसके बाद जब मैं वापस आया तो देखा मेरी गली में रश लगा हुआ था एंड ऑल दैट। ये सारा कुछ उसने अपनी आप बीती बयान की। अब इस सारे सिनेरियो में ये जो कुलसूम है ना, ये किसी भी घर की बेटी हो सकती थी। कुलसूम जो है वो सबके घरों में है, बच्चे सबके घरों में हैं।
हम कैसे इस मसले से बाहर आ सकते हैं? एक तो वालिदैन को बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है कि वो अपने बच्चों का ख्याल रखें। दूसरा, ये जो मुआशरा है, इस मुआशरे में हमारी सराउंडिंग में, मैं हमेशा से ये बात कहती हूँ कि हमारी अपनी सराउंडिंग में, हमारे ख़ुद के अपनों में, हमारे अपने भी कुछ ऐसे होते हैं जिनके बारे में पता ही नहीं चलता कि उनकी क्या नीयत है और वो किस इंटेंशन से आपसे मिल रहे हैं। आप सबसे अच्छे से मिलिए, लेकिन अपने बच्चों के ऊपर नज़र ज़रूर रखिए। ज़रूर ये आप चेक एंड बैलेंस रखें कि आपका बच्चा गली में कहाँ खेल रहा है, बाहर कहाँ जा रहा है, वो रेगुलर अगर कोई चीज़ लेने जाती है, जाता है, जो भी है, बच्चा है, बच्ची है, उसका ख्याल रखें। तो इस तरह के वाक़यात जो है ना, वो कभी कभी वालिदैन की नेगलिजेंस से भी होते हैं और कभी कभी जो है वो पूरा मुआशरा, वो सोसाइटी उस बंदे को अनदेखा कर देती है जो उनके दरमियान घूम फिर रहा होता है, जिस पर ज़्यादा ट्रस्ट होता है। सारे ऐसे नहीं होते, लेकिन फिर भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा चौकन्ना रहने की ज़रूरत है, एहतियात से काम लेने की ज़रूरत है कि अगर आपकी सराउंडिंग में, आपके एरिया में इस तरह की कोई एक्टिविटी होती है, कोई आप देखते हैं कोई बैचलर रह रहा है, उसकी एक्टिविटी आपको मशकूक लगती है, तो ज़रूर रिपोर्ट करें। अब इस तरह के केसेस में क्या सज़ाएं होती हैं, अब क्या करंट सिचुएशन है इस केस की, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो हैं आमिर भाई इस वक्त मौजूद हैं, एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के, उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है। आमिर भाई, आए दिन ऐसे वाक़यात होना, कुलसूम केस ले लें या इससे पीछे के और भी जो केसेस हैं, जितने भी अगर हम ओवरऑल इन जनरल केसेस के हवाले से बात करें, इसमें ये बताएं कि इनकी क्या सज़ाएं होती हैं जो लोग इस तरह से करते हैं, कानून क्या कहता है? देखिए, इसमें रिसेंटली जो ज़ैनब बिल, रिकवरी ज़ैनब बिल 2020 आया है, उसमें काफ़ी सेक्शन ऐड किए हैं, जिसमें जैसे कोई बच्चा अगवा होता है तो उसको फौरी तलाश की जाए, उसकी FIR दर्ज की जाए और जो है फोरेंसिक किया जाए और मेडिकल के लिए किया जाए, CCTV फुटेज कलेक्ट की जाए। तो ये तमाम चीज़ें उस रिकवरी बिल में ऐड हुई थी जो पहले लॉज में नहीं थी। अच्छा, ये जैसे कोई बच्चा अगवा होता है तो PPC में सेक्शन 364 है, 365 है, अगर रैंसम क्लेम किया जाता है और अगर जो है वो उसके साथ कुछ जिनसी ज़्यादती होती है तो उसका भी 376 है। तो PPC में सेक्शन मौजूद है। वैसे हमारा जो है आर्टिकल 9 है, 14 है कॉन्स्टिट्यूशन का 1973 का, वो कहता है कि ये रियासत की ज़िम्मेदारी है। 25(3) कहता है बच्चों और ख़वातीन का, स्पेसिफ़िकली है कि बच्चों और ख़वातीन की ज़िम्मेदारी रियासत की है, वो इनको फुल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। तो कुलसूम केस में आपने कहा, कुलसूम केस में अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, CCTV फुटेज भी कलेक्ट हो रहे हैं और उसको डीपली जो है मेरा ख्याल है वो फोरेंसिक भी हो रहा है, मेडिकल भी हुआ है, DNA टेस्ट भी हो रहे हैं, इर्द गिर्द जो नेबर्स हैं उनके टेस्ट भी हो रहे हैं। तो अभी मैटर तो सब जुडिस है, अंडर इन्वेस्टिगेशन है। अभी फ़िल वक्त कहना बहुत जल्दी होगा कि इसके पीछे कौन है क्या नहीं है। मगर आपकी एक बात अभी आपने प्रोग्राम में कही कि कुछ ऐसा है कि कुछ इर्द गिर्द के कुछ ऐसे फिमिलर या नेबर ऐसे होते हैं जिनका एक्सेस होता है, जिन तक बच्चा आराम से चला जाता है, शोर नहीं होता। तो ये चीज़ें भी मेरा ख्याल है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इन चीज़ों पर भी काम कर रहे हैं और ये चल रहा है मसला। बिल्कुल। इन जनरल अगर मैं बात करूं कि हमारे यहाँ पर ये जो चाइल्ड अब्यूज़ के केसेस होते हैं, इस हवाले से क्या सज़ाएं हैं, और अगर कोई मतलब यानी कि होता है ना कि आपने किसी केस की इन्वेस्टिगेशन कर ली है, वो कंप्लीट हो गया है, तो उस पर क्या सज़ा मिलती है, क्या कुछ होता है, ज़रा सा लोगों को बताएं कि ये क्योंकि इतना बड़ा जुर्म है, मतलब ये मतलब कहना चाहिए ना कि इंसानियत कांप जाती है सुन के, सोच के कि आप किसी बच्चे के साथ ऐसे किस तरह कर सकते हैं। इनफैक्ट आप किसी के भी साथ उसको किस तरीके से टॉर्चर कर सकते हैं, किस तरीके से उसको हर्ट कर सकते हैं, आप उसको हाथ लगा सकते हैं किस तरीके से। देखिए, इसमें अगर तो रैंसम के केसेस में उसमें तो डेथ पेनल्टी है, अगर रैंसम के केसेस हैं उसमें डेथ पेनल्टी है। इसी तरह कुछ जो जिनसी ज़्यादती के केसेस हैं उनमें 25 साल भी है। अगर वो ड्यूरिंग दिस के वो उसका मर्डर हो गया तो सज़ाए मौत भी है। तो ये सब चीज़ें देखिए, अगर इन्वेस्टिगेशन अच्छी होगी और जो इन्वेस्टिगेशन PWs जो प्रोसिक्यूशन विटनेसेस हैं वो पावरफुल होंगे, कंट्राडिक्शन नहीं होंगी, डेंट और लेक्यूनाज नहीं होंगे, तो डेफिनेटली पॉजिटिव कन्विक्शन होती है। अब कोर्ट्स क्यों छोड़ती हैं, उसमें होता ये है कि जो गवाह हैं वो सपोर्ट नहीं करते, मेडिकल सपोर्ट नहीं करता, फोरेंसिक रिपोर्ट सपोर्ट नहीं करती, इन्वेस्टिगेशन के लेक्यूनाज होते हैं तो मुलजिम छूट जाता है।
तो ये जो रिकवरी बिल आया है, ये इसमें जो सेक्शन ऐड किए हैं उसमें काफ़ी स्ट्रिक्ट कर दिया है कि जी पहले बच्चे को तलाश करना है, FIR दर्ज करनी है, और जो है अगर बच्चा मिलता है तो उसका मेडिकल करवाया जाए, फोरेंसिक करवाया जाए, CCTV फुटेज कलेक्ट की जाए। तो इससे काफ़ी ये बेहतरी अब आई है इन केसेस में। बेहतरी आ जाती है। अगर इन जनरल हम बात करें पेरेंट्स के हवाले से, किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? देखिए, पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों को ये आगाही दें, पेरेंट्स को भी चाहिए, यूनिवर्सिटीज़ को भी चाहिए, स्कूलों को भी चाहिए, एक प्लेटफॉर्म लॉन्च करें जिसमें बच्चों को बताया जाए गुड टच और बैड टच। गुड टच और बैड टच क्या है, और उनके जो पर्सनल पार्ट्स हैं उनको टच ना किया जाए। उनको ये तमाम चीज़ें वालिदैन को भी और टीचर्स को भी सेमिनार्स होने चाहिए। आप देखें दूसरे कंट्रीज़ में क्यों इन चीज़ों को उजागर किया जाता है, बच्चों को छोटी उम्रों में ही बताया जाता है स्कूल के अंदर कि गुड टच क्या है, बैड टच क्या है। यहाँ ये कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ मायूब समझा जाता है स्कूलों में। ये मैं समझता हूँ कि बेसिक ही यहीं से स्टार्ट करना चाहिए। जैसे हम ABCD पढ़ाते हैं बच्चों को, तो ये चीज़ें भी बच्चों को स्कूल में प्री नर्सरी में ही उनको बताना चाहिए। ये तो ताकि बच्चों को वो हो, और ये भी बताना चाहिए कि अगर ऐसा कोई इंसिडेंट हो तो फ़ौरन आके घर पे रिपोर्ट करना है, किसी बुज़ुर्ग को बताना है, और घरों को भी अवेयरनेस देनी चाहिए, घर वालों को भी, कि वो ऐसे इंसिडेंट को खामोश ना रहें, उसमें जाके FIR दर्ज करवाएं, उसमें जाके कार्रवाई करें, ताकि जो है डेटरेंस क्रिएट हो। सोसाइटी में डेटरेंस होगा तो ये चीज़ें नहीं होंगी। सोसाइटी में डेटरेंस जो है वो पैदा करनी चाहिए, और इतना आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि किस तरीके से जो है वो आपको अपने घर की बच्चों की सिक्योरिटी रखनी है। बात करते हैं इस पर, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो इस वक्त आमिर भाई हमारे साथ मौजूद हैं, और आमिर भाई से हम चाइल्ड अब्यूज़ के केसेस के हवाले से बात कर रहे हैं। और आमिर भाई से यही बात हो रही थी कि किस तरीके से अवेयरनेस क्रिएट की जाए पेरेंट्स में, घर वालों में, कि वो अपने बच्चों का ख्याल रखें। ठीक है कि ये ज़िम्मेदारी बाकी लोगों की भी बनती है, और इस तरह के कामों में मुलविस लोगों को पकड़ना पूरी ज़िम्मेदारी इंतज़ामिया की, पुलिस की, लेकिन आप लोगों को ख़ुद भी अपने बच्चों का ख्याल रखना चाहिए। तो आमिर भाई, मज़ीद आपकी क्या सजेशंस हैं इस हवाले से? इस तरह के केसेस हों, या फिर वो जो लड़कियाँ बच्चियाँ जो घरों में काम करती हैं उनके साथ जो मारपीट होती है, जो तशद्दुद होता है, वो चाइल्ड लेबर के ज़िम्मे में जो आ जाते हैं। आपने देखा होगा ना कि ख़ुद घर वाले जो है वो छोड़ के जाते हैं कि जी ठीक है, बाजी के साथ आप काम पे हम छोड़ के जा रहे हैं। उसके बाद फिर वो ख़बर आती है कि जी सर्टेन काइंड ऑफ फैमिली ने जो है वो तशद्दुद किया, ये सारा कुछ किया। ये एक तो अवेयरनेस के तौर पर बताइए कि इस सूरत हाल में क्या करना चाहिए, और अगर किसी के साथ इस तरह से हो जाए तो वो क्या कानूनी कार्रवाई करने का हक़ रखता है। और दूसरी बात ये कि इनकी जो सज़ाएँ हैं वो भी जो है वो कैटेगरी जो है वो करके बताइएगा कि ये तशद्दुद की ये सज़ा है और अगवा की ये सज़ा है, या फिर जो सर्वेंट्स रखते हैं उनके साथ जब बुरा सलूक करते हैं तो उसकी ये सज़ा है। ये बताइएगा। देखिए, बात ये है कि कानून मौजूद है। हाँ। कानून को हरकत में लाने के लिए सबसे पहले तो हमें इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। अब ये है कि हम उसको कंसील कर देते हैं, छुपा देते हैं, उससे क्या होता है कि सोसाइटी में वो रिपोर्ट ही नहीं होता, तो फिर कोई डेटरेंस होता नहीं है। कानून मौजूद है, FIR लॉन्च करवाया जाए। अगर अगवा किसी का हुआ है कोई बच्चा, तो फ़ौरन उसको रिपोर्ट किया जाए, पुलिस उसको तलाश करेगी। उसके जो है वो अगर बच्चा मिल जाता है, उसके साथ क्या क्या हुआ है उसी हिसाब से सेक्शन ऐड होंगे। अगर उसके साथ जिनसी ज़्यादती हुई है तो 376 ऐड होगा। अगर रैंसम का केस था तो 365 है, जिसमें डेथ पेनल्टी है। तो इस तरीके से जिस तरीके का ऑफेंस होगा उस तरीके की FIR लॉन्च होती है, और तफ्तीश भी उस तरीके से चलती है। और तफ्तीश जब चलती है तो पता चलता है कि ये गैंग था या इंडिविजुअल का था, या इसमें कोई नेबर मुलविस है, या इसमें हमारा कोई अपना ख़ानदान का कोई अफराद मुलविस है जिसने ये काम किया है, कोई एनिमिटी थी, कोई जायदाद का था। तो जब तफ्तीश चलती है तो ये चीज़ें सब सामने आती हैं। लेकिन सज़ाएँ जो हैं, सज़ाएँ स्ट्रिक्ट हैं। अगवा बराए रैंसम में डेथ पेनल्टी मैंने आपको बताया। इसी तरीके से जो है वो जिनसी ज़्यादती है उसमें भी अगर मर्डर हो जाता है बच्चे का, या जैसे ये कलसूम वाला इशू है, जैसे ज़ैनब वाला था, तो डेथ पेनल्टी इम्पोज हुई थी ज़ैनब वाले केस में। तो इसमें अदालतों ने एक सेपरेट एक कोर्ट्स बना दी गई हैं
जहाँ विक्टिम को ज़रूरी नहीं है कि वो कोर्ट में आए, उसका आई कांटेक्ट हो मुलजिम के साथ, उसको जो है वो वीडियो कॉल पे भी उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाता है और एक सेपरेट कोर्ट के अंदर एक शील्ड लगाई होती है जिसके अंदर वो अपना विक्टिम स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाता है। कोई बच्चा है या बच्ची है तो वो अपना, ताकि आई कांटेक्ट नहीं हो। और एक दूसरी बात मैं यही कहूँगा कि ये सब चीज़ें तो हैं, इसके बाद जो विक्टिम है हमारे पास ये निज़ाम भी होना चाहिए किसी साइकेट्रिक का। उसके बाद एक आपने देखा होगा इस इंसिडेंट के बाद लड़की या बच्चा वो एक इस फेस में चला जाता है कि उसको निकालने के लिए किसी साइकेट्रिक की होनी चाहिए, जो मेरा ख्याल है कि नहीं होता इस तरीके से। तो ये भी गवर्नमेंट को चाहिए कि ये भी इस तरीके कोई साइकेट्रिक जो है उनको अपॉइंट करें, जो इस इंसिडेंट के बाद जैसे रिपोर्ट हो तो थाने वाले उस बच्चे को किसी साइकेट्रिक के पास लेके जाएं, उस बच्ची को लेके जाएं, वो उनको थोड़ा सा उस फेस से उससे निकालने के लिए वो साइकेट्रिक बहुत अहम किरदार अदा करता है। दूसरी कंट्रीज़ में है, यहाँ ये चीज़ें मौजूद नहीं हैं। तो तफ्तीश जब चलती है कलसूम वाले केस में भी अभी फिल वक्त कहना बहुत मुश्किल है कि इसमें नेबरर मुलविस है, इसमें जो है वो कोई गैंग था। आपके पास जो ज़्यादातर कंप्लेंट्स आती हैं चाइल्ड अब्यूज़ के हवाले से, उसमें क्या कुछ होता है? मतलब क्या कॉमन फाइंडिंग्स आपकी क्या होती है कि भाई एक कंप्लेन आई उसमें भी यही प्रॉब्लम थी, दूसरी कंप्लेन आई उसमें भी ये प्रॉब्लम थी, सिमिलैरिटीज़ क्या हैं? देखिए सिमिलैरिटीज़ यही हैं कि पेरेंट्स की नेग्लिजेंस भी मैं कहूँगा। अच्छा, पेरेंट्स की नेग्लिजेंसी ये होती है कि बच्चों को वॉच में नहीं रखते। बच्चे बाहर घूम रहे हैं, गलियों में घूम रहे हैं, किसी के घरों में जा रहे हैं, उनको पता ही नहीं होता। बच्चों को वॉच में रखना चाहिए, उनको सुनसान जगहों पे नहीं भेजना चाहिए। अब बच्चे एक घर से निकले दूसरे घर में जा रहे हैं, तीसरे पेरेंट्स को पता ही नहीं। जब इंसिडेंट होता है तो फिर पेरेंट्स को पता चलता है जी ये हुआ कि कहाँ गया था, फिर कैसे गया था। तो ये नेग्लिजेंस पेरेंट्स की भी है, उनकी भी ड्यूटी है कि अपने बच्चों को वॉच रखें, अपने बच्चों को अवेयरनेस दें। मैंने पहले भी कहा बैड टच और गुड टच ये यूरोप में दूसरी कंट्रीज़ में बताया जाता है, स्कूल लेवल पे बताया जाता है, पेरेंट्स बताते हैं। तो ये चीज़ें बतानी चाहिए और इसके लिए प्रॉपर जो है वो सेमिनार लॉन्च हो, सोशल मीडिया भी इस पे काम करे और मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी। देखिए आपने ये उजागर किया इशू, तो ये मैं कहता हूँ बहुत बेस्ट है। लोगों को ये अवेयरनेस जाएगी कि बैड टच और गुड टच बच्चों को बताया जाएगा कि जी इस तरीके से ये बच्चों को अवेयरनेस होनी चाहिए। सही, बिल्कुल बच्चों में अवेयरनेस होनी चाहिए, बच्चों के पेरेंट्स को जो है वो पता होना चाहिए कि उनकी गैदरिंग जो है वो कहाँ है। अच्छा, ये सिर्फ बच्चों तक की महदूद नहीं है, जिन घरों में सर्वेंट्स काम करते हैं उनके साथ भी ये सारा कुछ होता है। सर्वेंट्स को एजुकेट करना कितना ज़रूरी है? देखिए जब वो कहीं काम करने जा रहे हैं तो उनको अपने राइट्स तो पता होने चाहिए। देखिए सर्वेंट्स काम करते हैं, उनके भी ये जो लॉ आया है कि आप किसी भी सर्वेंट को रखते हैं उसकी रजिस्ट्रेशन करवानी थाने में नेसेसरी है। हाँ। जब उसकी रजिस्ट्रेशन थाने में होगी, देखिए करवाते नहीं हैं। आपने 5 सर्वेंट्स रखे हैं, ना उनकी NICs थाने में होते हैं ना कुछ होता है। जब इंसिडेंट हो जाता है या तो सर्वेंट वहाँ से कुछ चोरी करके चला जाए या कुछ किसी का मर्डर करके चला जाए तो फिर थाने में रिपोर्ट के लिए जाते हैं। तो हमें चाहिए सबसे पहले जब हम किसी सर्वेंट को हायर करते हैं उसके क्वाइफ थाने में जमा करवाएं ताकि थाने को पता हो कि ये सर्वेंट ये इस घर में काम कर रहा है। दूसरी बात ये कि आपने कही कि सर्वेंट्स के साथ भी उनको भी अपने राइट्स नहीं पता होते। देखिए बात ये है कि सर्वेंट्स को भी उनके भी राइट्स हैं। आप उनसे सिर्फ उस काम की हद तक तो काम करवा सकते हैं, दूसरा आप उनको अब्यूज़ नहीं कर सकते। उनके लिए भी लॉ ये है, अगर कोई ऐसा अब्यूज़ करता है, माल ट्रीटमेंट करता है तो सेक्शन में FIRs लॉज होती हैं, 337 ऐड होता है और उसमें पनिशमेंट्स भी हैं, 7 साल है, 10 साल है। तो सर्वेंट्स को भी अपने राइट्स पता होने चाहिए। सर्वेंट्स को भी अपने राइट्स पता होने चाहिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और ये जो वालिदैन हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने जो बच्चे हैं उनकी टेक केयर करें। बहुत शुक्रिया आमिर भाई, आपने अपना कीमती वक्त निकाला, हमारे स्टूडियोज़ आए। चलिए जी, यहाँ वक्त एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर करेंगे ढेर सारी बातें। वेलकम बैक। अब बात करते हैं स्किन केयर की। अच्छा, हम लोग जब स्किन केयर के बारे में बात कर रहे होते हैं ना, तो जाहिर सी बात है हमारे जहन में यही आता है कि भाई ख़वातीन के बारे में बात होगी या फिर हम बात करेंगे डिटेल में कि किस तरीके से अपनी स्किन को बेहतर किया जा सकता है। आज हम
जो है उन बच्चियों के बारे में बात करेंगे जो कि टीन एज में हैं, यानी कि वो छोटी बच्चियां जिनको स्किन केयर करनी चाहिए लेकिन वो शायद स्किन केयर नहीं करती, या फिर कुछ ऐसी लड़कियां होती हैं, कुछ ऐसी टीन एज गर्ल्स होती हैं जो कि इतनी स्किन केयर करती हैं कि वो बचपन में ही जो है ना उनकी स्किन को डैमेज कर लेते हैं। तो बैलेंस वे में बच्चों की जो स्किन है उसकी केयर कैसे करनी चाहिए, टीनेज लड़कियों की स्किन की केयर कैसे करनी चाहिए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो है वो ताहिरा शाहिद मौजूद हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ताहिरा, कैसी हैं? गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम। मैं ठीक हूँ। मेरा नाम डॉक्टर ताहिरा शाहिद है और मैं डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ और मैं आज आपको बताना चाहूँगी कि टीनेज जो सबसे ज़्यादा कॉमन इशू आजकल आ रहा है वो ओवर यूज़ की वजह से है, क्योंकि सोशल मीडिया पे अनफॉर्चुनेटली हर इंसान ही अपने आप को डॉक्टर कहता है, स्पेसिफिकली समझता है कि मैं स्किन के ऊपर बात कर सकता हूँ तो वो बात करने लगते हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो एंडोर्स किए जाते हैं और बेचारे बच्चे और बड़े जो हैं वो चैट जीपीटी या गूगल को अपना डॉक्टर समझ के या फिर इन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को अपना खुदा मान के चलना शुरू हो जाते हैं। तो ओवर यूज जब आप करते हैं ना प्रोडक्ट्स, एक्सेसिव स्किन केयर प्रोडक्ट्स, बहुत ज्यादा एग्रेसिव स्क्रबिंग कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग किस्म के क्लेंजर्स यूज कर रहे हैं, एक के बाद एक AHA BHA ये जो एसिड्स हैं और तरह तरह के सीरम्स और क्रीम से अपनी स्किन को आप ब्रीथ ही नहीं करने दे रहे, तो वन ऑफ द मेन रीजंस है कि आपका जो नॉर्मल एक स्किन का बैरियर है या जो उसका मैकेनिज्म था ना अपने आप को ठीक करने का, रिपेयर करने का, उसको आप पूरी तरह से खराब कर देते हैं। और फिर क्या होता है, जब आप सूरज में जाते हैं या हार्श लाइट में जाते हैं तो आपकी स्किन के ऊपर हमेशा के लिए मार्क्स पड़ जाते हैं। बहुत ज्यादा ये जो ब्राइटनिंग क्रीम्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, इसकी वजह से आपको पता है स्किन थिन हो जाती है, इतनी सेंसिटिव हो जाती है, फट जाती है, रेडनेस हो जाती है और उसके बाद उसके अंदर छोटे छोटे आपको ब्लड वेसल्स भी दिखना शुरू हो जाते हैं। ये बात इसलिए करना बहुत जरूरी है कि जब आप इतनी यंग एज में अपनी स्किन को इतनी हार्श केमिकल से ट्रीट करेंगे या अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेडिसिन लेना शुरू हो जाएंगे, तो फिर आगे जाके आप क्या करेंगे? आगे जाके तो आपकी स्किन बिल्कुल तबाह हो चुकी होगी। यूथ या जवानी तो वो टाइम है जब स्किन अपने आप को रिपेयर भी खुद करती है और सबसे बेस्ट टाइम होता है ना। तो अपनी स्किन को बेस्ट रखने के लिए सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि भाई एक नॉर्मल सा क्लेंजर ले लें जो बहुत ज्यादा ड्राइंग क्लेंजर ना हो और साथ अच्छी एक मॉइस्चराइजर ले लें और बस बाहर जाते हुए सनस्क्रीन। इसके अलावा स्किन केयर में किसी टीनेजर को कोई चीज जरूरत नहीं है, ठीक है, वैसे जनरली। अब अगर हम स्पेसिफिक बातों पे आते हैं तो सबसे कॉमन चीज होती है, नंबर 1 पे आती है एक्नी या आपके पिंपल्स या जिसने हम कील महासे कहते हैं। अब मैं आपको बताती चलूं कि एक्चुअली क्या होता है जब इंसान हार्मोनल फेज में होता है, मतलब जब टीनेज क्या होता है, आप अपने बचपन से जवानी से बड़े हो रहे होते हैं ना, तो आपकी बॉडी में बहुत सारी चेंजेस आती है और आपकी जो ऑयल प्रोडक्शन है वो काफी ज्यादा हो जाती है, एक्सेसिव ऑयल हो जाता है। अब वो ऑयल अगर आपके जो ये छोटे छोटे मसाम है इसको क्लॉग करने लगे या ब्लॉक करने लगे और वहां पे थोड़ा सा आगे आबो हवा की वजह से भी, थोड़ा सा आपके जीन्स में भी, थोड़ा सा हार्मोन के ऊपर नीचे होने से भी कभी कभी दाने हो जाते हैं। वैसे तो टीनेज में और फिर बाद में मेनोपॉज में ये दाने एक्सट्रीमली नॉर्मल चीज है जो सदियों से लोगों को होते आए हैं और लोग उसका पीछा छोड़ देते थे और खुद जैसे ही वो थोड़ा उस एज में से निकलते थे तो वो ठीक हो जाते थे। लेकिन हाँ, कुछ केसेस में वो बहुत ओवर हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है और हमेशा के लिए मार्क्स छोड़ देता है। तो अव्वल तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कौन से वाले दाने हैं, ठीक है। अगर तो हल्का फुल्का कभी कभार दाना आ गया, पीरियड्स के करीब कोई दाना आ गया, या आप उस एज ग्रुप में हैं कि आप 13 साल से लेके 18 साल के बीच की जो उम्र है उसके अंदर है, तो कोई बात नहीं, आप थोड़े बहुत स्किन केयर से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, अगर दाने इस कदर ज्यादा है, पूरी बॉडी पे है, मोटे मोटे हैं, उनमें से पीप निकल रहा है और वो जब छोड़ते हैं तो निशान और फिर बड़े बड़े गड़े छोड़ जाते हैं, तब आप जो है वो टैबलेट की ऊपर आ सकते हैं, ओरल मेडिकेशन। लेकिन ये सारी जितनी भी दवाइयां हैं ये ऐसे ही सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स से सुन के, सेलिब्रिटीज जो एंडोर्स कर रही हैं पैसे लेके, या जो आजकल बहुत सारी डॉक्टर्स सोशल मीडिया के थ्रू ही अपने आप को वो कर रही होती हैं, बहुत सारी डॉक्टर्स नहीं भी हैं उनमें से, तो वैसे आपने नहीं करना। आपने ये समझना है कि मेरी स्किन अगर बहुत ज्यादा ऑयली है, उसमें बहुत ज्यादा एक्नी है, तो मैं क्या यूज कर सकता हूँ। एक तो फेस वॉश जो है वो आप यूज करें जिसके अंदर या तो बेंजोइल पेरोक्साइड हो या फिर सैलिसिलिक एसिड हो। ये फेस वॉश परफेक्ट फेस वॉश है, आप इसको यूज करें। दिन में 2 दफा अच्छी तरह से अपना मुंह फेस वॉश के साथ धो दें। बहुत ज्यादा ओवर धोना भी इतना अच्छा नहीं है और बिल्कुल ना धोना भी अच्छा नहीं है। ओवर
ओवर धोने से ओवर ड्राइंग हो जाएगी और ना धोने से बैक्टीरिया आ सकते हैं। सही। आजकल मौसम बहुत खराब है। एक्यूरेटली डॉक्टर ताहिरा ये बताइए कि एक्यूरेटली जो टीन्स हैं, यानी जो टीन एज की जी बच्चियां हैं, उनको कितनी दफ़ा फेस वॉश करना चाहिए? क्योंकि उनका प्रॉब्लम ये होता है कि वो स्कूल जाते हैं, फिर स्कूल से आते हैं, फिर उसके बाद बाहर भी खेलने जा रहे होते हैं। तो एक तो ये बता दीजिए, और इन जनरल ख़वातीन के हवाले से भी बता दीजिए बोथ। और फिर ये भी ज़रूर बताइएगा कि ऑर्गेनिकली, जिस तरह से आपने कहा कि स्किन केयर के लिए आप क्लिनजर यूज़ कर सकते हैं एंड दैट्स इट, जी तो ऑर्गेनिकली वो इन चीज़ों के साथ किस तरह से अपनी स्किन केयर करें? क्या क्या चीज़ें स्किन केयर में शामिल कर लें? रात की रूटीन में क्या रखें और सुबह क्या करें? ठीक है। सबसे पहले तो देखिए, आइडियली बीइंग अ मुस्लिम ऑल्सो 5 वक्त की जो नमाज का रखा हुआ है ना, वो परफेक्ट है। 5 वक्त आपका मुंह धुल गया वजू में, वो सबसे अच्छा है। अगर आपने कुछ यूज ही करना है, प्रोडक्ट यूज करना है क्लेंजर, तो वो सुबह उठ के और एक रात को सोने से पहले, या फिर अगर आप बाहर जिम गए हैं या घूमने फिरने गए हैं और बाहर पूरा गर्द गुबार आपके मुंह के ऊपर आके जम गया, या स्कूल या कॉलेज से वापस आए, तब आइडियली आपको अच्छी तरह से धो लेना चाहिए। ये क्यों है जरूरी? क्योंकि जाहिर है सारा गंद जमा हुआ है, तो बेहतर है। वैसे तो मैं ये भी एडवाइस करूंगी कि अपने साथ ना वाइप्स रख ले, और जब आप बाहर स्पेशली जैसे कॉलेज पहुंचते हैं, बाइक पे कोई गया है, बस पे गया है, या बहुत ज्यादा फॉर एग्जांपल उसको पसीना आया है या आगे गर्द हुआ है, तो वो अच्छी तरह से उसको पोंछ ले ताकि वो वहां पे रहे नहीं। रात को सोने से पहले अपना मेकअप जरूर जो है वो बिल्कुल साफ करके जो है सोए। क्लीनलीनेस में तो आपका ये वाली चीज आ गई। दूसरा, अब स्किन में आपने पूछा, औरत हो मर्द हो कोई भी हो, उसकी स्किन केयर के लिए सबसे आइडियल यही है कि एक अच्छा क्लेंजर हो। ड्राई स्किन के लिए जाहिर है मॉइस्चराइजिंग क्लेंजर होगा, और जो ऑयली स्किन वाले हैं या एक्ने वाले हैं, उनके लिए जो क्लेंजर होगा वो इस तरह का होगा जिसमें कि AHA BHA एसिड्स होंगे, मतलब सैलिसिलिक एसिड या बेंजोइल पेरोक्साइड होगा, ताकि उनका ऑयलीनेस कम हो सके। ठीक है, उस हिसाब से आप चूज करेंगे। इसके साथ साथ आप एक मॉइस्चराइजर चूज कर लेंगे। मॉइस्चराइजर भी नॉन कॉमिडोजेनिक, मतलब नॉन ऑयली जो होता है, वाटर बेस्ड जो होता है, वो उनके लिए जिनकी ऑयली स्किन है, ठीक है, और जिनकी बहुत ज्यादा जो है ड्राई स्किन है, जिन्हें एक्जिमा है, ड्राइनेस है बहुत ज्यादा, उनके लिए जो है वो आपको पता है यूरिया बेस्ड या सेरामाइड वाला जो मॉइस्चराइजर होता है, जो ड्राई स्किन के लिए होता है, वो यूज कर लेंगे। ये दो चीजें मोर देन एनफ होती हैं फॉर स्किन केयर। और बाहर जाते हुए कोई भी अच्छा सा सन ब्लॉक आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गई आपकी जितने प्रोडक्ट्स आपको जरूरत है इन केस आपकी स्किन नॉर्मल है और एक नॉर्मल रूटीन में आप जा रहे हैं। आपने कहा कि वैसे ऑर्गेनिकली मुझे क्या यूज करना चाहिए, तो नीम के पत्तों का पानी होता है या बेरी के पत्तों का पानी होता है, आप अगर उसको रख लें और उससे मुंह धो लें, तो वो एक नेचुरल किस्म का डिसइंफेक्टेंट भी हो जाता है। कितने दिन में 2 दफा, 1 दफा? One time is more than enough, I think. One time, एक्सक्यूज मी, रात को सोने से पहले कर लें, सुबह कर लें। आप उसी वक्त फ्रेश जो है उसको पीस के उसमें जो है वो पानी जो है उसमें डाल दें, और फिर उससे आप अपना मुंह जो है वो धो लें। दूसरी चीज जो अच्छी होती है वो यही है, आपने थोड़े दिन पहले भी देखा होगा, काफी ठंडे पानी से मुंह धोएं रादर देन बहुत गर्म पानी से। ठंडे पानी से मुंह धोना भी बहुत अच्छा होता है। और जो हम कह रहे हैं कि और आपने लगाना क्या है अपने फेस पे और क्या, तो ऑर्गेनिकली सबसे अच्छा जो आजकल के उसमें है, स्पेशली मौसम ऐसा है, आप बिल्कुल जो खालिस वाला रोज वाटर है उसको आप फ्रिज में रख सकते हैं, और मुंह धोने के बाद आपने वो रोज वाटर अपने फेस पे अगर स्प्रे कर लिया, तो वो एक टोनर का काम देता है। लेकिन वो इन्फेक्टेड नहीं होना चाहिए, पुराना नहीं होना चाहिए, खराब नहीं होना चाहिए, और बिल्कुल प्योर जो है ना वो होना चाहिए। इसके अलावा जो फेस मास्क बहुत सारी चीजें बताई जाती हैं, अनफॉर्चुनेटली वो बिल्कुल सही नहीं होती, क्योंकि ये जो हम बहुत लोग बता रहे होते हैं कि नींबू लगा लें, टमाटर लगा लें, ये इतनी एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि वो इरिटेट कर सकती हैं आपकी स्किन को, बर्न कर सकती है। इनमें से जो सेफ उसमें आता है, उसमें जैसे फॉर एग्जांपल अंडे की सफेदी है, वो आप लगा सकते हैं कि फेस पे ड्राई करती है, एटलीस्ट वो बर्न वगैरह नहीं करेगी, और अंडे की सफेदी भी टाइटनिंग में काम करती है। या दूध जो है, खालिस दूध को आप उसके अंदर थोड़ा सा उसको फाड़ लें लेमन डाल के, हल्का सा, तो वो फट जाता है दूध, तो फिर वो आप मुंह पे लगा सकते हैं, और वो जब ड्राई करता है तो भी उसमें। लेकिन ये भी हर किसी के लिए बिल्कुल सूटेबल नहीं है, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि किसकी स्किन टाइप कैसी है और क्या उसके अंदर जरासीम मौजूद हैं कि नहीं। तो उसमें तो बेस्ट यही है कि आप अपने खाने पीने में सारे अच्छे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स रखें। आप रोजाना की अपनी सर्विंग में जो है 2-3 फुल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो है सलाद वगैरह वो खाएं। पानी ढेर सारा पिएं, रात को सही टाइम पे सोएं, और डायरेक्ट धूप को अवॉइड करें, तो आप देखेंगे कि आपकी स्किन केयर जो है वो कंप्लीट है। अब हम स्पेसिफिक पे आ जाते हैं। बिल्कुल, हाँ, इसके बारे में बात करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
वेलकम बैक। स्किन केयर के हवाले से हम बात कर रहे हैं, डॉक्टर ताहिरा शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। डिस्कशन कर रही थी वो, तो हमने कहा कि भाई ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं। स्किन केयर के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या ऑर्गेनिक है, क्या चीज़ें आर्टिफिशियल हो जाती हैं, क्या चीज़ें हार्मफुल हैं, डॉक्टर ताहिरा शाहिद से पूछते हैं। जी कंटिन्यू कीजिए आप ताहिरा। जी, मैं बात कर रही थी एक्ने के हवाले से, तो मैंने हाँ। आपको जैसे बताया बेंजोइल पेरोक्साइड या सैलिसिलिक एसिड का क्लेंजर यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो सीरम्स आपके लिए अच्छे हैं बीइंग अ टीनेजर, वो आप नायासिनामाइड सीरम यूज कर सकते हैं। कोई एक सीरम यूज कीजिए, ठीक है। अच्छा। उससे ये होगा कि थोड़ा सा आपकी पोर्स जो है वो बेहतर हो जाएंगे। आपने ऐसे प्रोडक्ट्स जैसे विटामिन सी या बहुत ज्यादा ऑयली वाले प्रोडक्ट्स बिल्कुल यूज नहीं करने, और मेकअप में भी बहुत हैवी मेकअप को और बहुत ज्यादा लेयर्ड मेकअप को आपने अवॉइड करना है। नॉन कॉमेडोजेनिक मेकअप प्रोडक्ट्स ही आप यूज करेंगे, ऑयल बेस्ड चीजें नहीं यूज करेंगे। उसके साथ साथ आप अपने एक्ने के ऊपर जो है वो क्लिंडामाइसिन जो है वो लगा सकते हैं, वो एक अच्छी चीज है, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत सेफ भी है और अच्छा भी है। और फिर रात के वक्त आप एडाप्लिन जेल जो है उसको आप यूज कर सकते हैं। एडाप्लिन भी अच्छा है, वो एक माइल्ड रेटिनॉइड है, मतलब है तो रेटिनॉइड ही लेकिन थोड़ा सा हल्का हो जाता है कंपेयर टू द अदर। उसको ड्राई करने के लिए आजकल बहुत ज्यादा मिल रहे हैं पिंपल पैचेस, वो ठीक है। उसके अंदर जो है आप बेंजोइल पेरोक्साइड होता है वो आप यूज कर सकते हैं। और बहुत ज्यादा हैवी पीलिंग की तरफ सैलिसिलिक एसिड पीलिंग या एज़ोलाइक एसिड या बहुत स्ट्रॉन्ग रेटिनॉइड्स, आइसोटी रेटिनॉइड जो यूज करते हैं ना, जो बहुत ज्यादा आपको पता है हर कोई बोल रहा होता है ये स्किन ए यूज कर लो, स्किन ओरेन यूज कर लो, ये नहीं यूज करें अभी। इट इज टू, योर स्किन इज टू डेलिकेट, अभी बहुत ज्यादा नाजुक आपकी स्किन है, इतने हार्श केमिकल फिलहाल यूज करने की जरूरत नहीं है। जब हम आते हैं कि आप ले क्या सकते हैं टैबलेट में, तो यूजुअली डॉक्सीसाइक्लिन या विब्रामाइसिन दी जाती है। कहा जाता है कि लो, इसको भी लॉन्ग टर्म नहीं लेना क्योंकि आपकी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाएगी। बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक लेने से बाद में कोई और इन्फेक्शन होगा तो वो ठीक नहीं होगा। सही। और एक और बात, आइसोटी रेटिनॉइड जो है, जो आपका रोएक्यूटेन के नाम से आता है, अच्छा डॉक्टर ताहिरा, बिल्कुल हम चाहते हैं कि आसान अल्फाज में लोगों को ये बताएं कि स्किन केयर के लिए वो क्या करें। आपने अभी टीन्स के हवाले से बताया, बहुत ज़बरदस्त बताया कि मॉर्निंग रूटीन ये होनी चाहिए और जो है डे रूटीन ये होनी चाहिए, नाइट पे ये सारा कुछ करना चाहिए। अब ख़वातीन की अगर स्किन केयर है, स्किन के ऊपर इन्फ्लेमेशन हो रही है, झुर्रियाँ बन गई हैं, झाइयाँ हैं, टू टोन स्किन है, उसके लिए क्या किया जाए? मैंने आसान अल्फाज में तो बोला है, मैंने ये जो इसलिए यूज किए हैं क्योंकि आजकल जो क्रीम सारे लोग मार्केट कर रहे हैं ना सोशल मीडिया पे, वो बार बार बोल रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सी क्रीम नहीं इस्तेमाल करनी और कौन सी है जो आपने इस्तेमाल करनी, या कौन सा वो सब्सटेंस है जो आपने उसके अंदर देखना है। इसमें से कोई भी ब्रांड नेम नहीं था, सिर्फ उसका केमिकल नेम था। अब दूसरे नंबर पे जब आप कह रही हैं कि औरतों को क्या करना चाहिए, तो औरतों के जो मेजर मसले हैं, एक तो छाइयों का मसला है, बहुत बड़ा मसला है, वो मेलाज्मा जिसे कहते हैं। सबसे पहले तो आप देखें कि आयरन की कमी तो नहीं है, फौलाद की कमी तो नहीं है खून में। उसके लिए सबसे पहले उनको अपना टेस्ट कराना चाहिए, और अगर खून की कमी है तो फिर प्रॉपर तरीके का आपको आयरन का सप्लीमेंट जो है वो लेना पड़ेगा। जी, आयरन या फॉलिक एसिड का टैबलेट लें, या अपनी ग़िज़ा के अंदर जो है आयरन वाली रिच चीजें, जो फौलादी चीजें होती हैं, उसका इस्तेमाल करें, उसको फिक्स करें। यूजुअली जैसे ही प्रेगनेंसी होती है, प्रेगनेंसी के बाद उसे कोलेस्मा कहते हैं, जैसे डिलीवरी हुई तब बहुत लोगों को छाइयां हो जाती हैं, बहुत ज्यादा चूल्हे के आगे खड़ी होती है, बहुत ऐसी क्रीम्स यूज करने के बाद तो हाइपर पिगमेंटेशन हो जाती है, बहुत अंदर हार्मोन के इश्यूज होते हैं। अगर तो कोई गायनी का इशू है, जो हार्मोन ऊपर नीचे है, तो जाके प्रॉपर उसका टेस्ट करा के उस हार्मोन को फिक्स करना पहले ज्यादा जरूरी है। दूसरा, जैसे मैंने पहले कहा था, अपनी ग़िज़ा के अंदर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, मतलब जो इतनी भी आपकी ग़िज़ाइयत है उसमें कमी हो गई ना, अगर विटामिन की, मिनरल की, आपने वो पूरी करनी है। आपने देखना है कि आपकी डाइट के अंदर या आपके खाने पीने के अंदर आयरन है, जिंक है, सेलेनियम है, ये सारी वो चीजें हैं जो मिनरल्स हैं जो आपको अच्छे, अगर आप रोजाना, जैसे मैंने पहले कहा, छिलके के साथ फ्रूट खाएं या सलाद खाएं या अच्छे फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाएं। बहुत ज्यादा चीनी का और बहुत ज्यादा ये जो रिफाइंड प्रोडक्ट्स होता है, बेकरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल ना करें, पैकेज चीजों का ना करें, तो आपकी स्किन अच्छी रह सकती है। वक्त पे सोएं, वक्त पे जागें। अब जो प्रोडक्ट हमने यूज करना है लाइटनिंग के लिए, उसमें प्लीज व्हाइटनिंग क्रीम्स में जो स्टीरॉयड या मर्क्यूरी वाली बहुत इंस्टेंट व्हाइटनिंग क्रीम्स होती है, इनको आपने इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। आपने अगर करना है तो आप देखें कि आप सिर्फ वो क्रीम्स यूज कर सकते हैं जिसके अंदर या तो ट्रांसमिक एसिड उसको कहते हैं वो हो, या फिर आप फोलिक एसिड हो, या आर्ब्यूटीन हो, या फिर जिनको सूट करता है वो विटामिन सी यूज कर सकते हैं, या फिर एज़ोलाइक एसिड, लेकिन बहुत
छोटे अमाउंट में, क्योंकि वो अक्सर जो क्या करता है बहुत ज्यादा लाल करके बहुत ज्यादा पीलिंग और फ्लिकिंग करने लगता है। और जब आप उस सूरत में इस तरह की क्रीमें लगा के रेटिनोइन और ये सब लगा के चले जाए सूरज में या आप चूल्हे के आगे हो तो वो मजीद डार्क हो जाएगा। सनब्लॉक अच्छा है। वैसे भी किचन में अगर आप काम कर रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, तो कोई प्रोडक्ट फेस पे यूज ना ही करें तो बेहतर है। तब आप फ्री हो जाएं अपनी कुकिंग से, हाँ सनब्लॉक यूज कर लें, फिर फ्री हो जाएं तो बाद में फिर आप जो है वो अपना स्किन केयर कर सकते हैं। तो जिस तरह की आप ये सारे बता रही हैं रूटीन, ये बड़ी ज़बरदस्त रूटीन है। ख़वातीन को जो वाटर इनटेक है उसका कितना ख्याल रखना चाहिए, नींद कितनी काउंट करती है अच्छी स्किन के लिए, और दूसरा ये कि आजकल जो एस्थेटिक्स के पास लोग जाते हैं, ट्रीटमेंट कराते हैं, चाहे वो टू टोन का ट्रीटमेंट हो या फिर वो झाइयों का ट्रीटमेंट हो, वो स्किन रिजुविनेशन हो, या फिर वो डर्मा से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट्स ऑफर करते हैं कि भाई आप ये करा लें, कोलेजन आ जाएगा एंड ऑल दैट। इसके लिए क्या ये ठीक है, ये करा लेने चाहिए, या फिर अपनी स्किन टाइप भी चेक कर लेनी चाहिए? क्योंकि जिस तरह से हम ऑर्गेनिक चीज़ों के हवाले से बात करें, जिस तरह से आप माशाल्लाह से डिटेल में बता रही हैं, तो उस तरह से तो अगर ये चीज़ें ख़वातीन घर में करें तो आई डोंट थिंक सो कि उनको जाने की ज़रूरत है एस्थेटिक्स के पास, या नहीं जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। मैं तो खुद इस फील्ड में हूँ और फिर भी ये कहूंगी कि आप नहीं जाएं। कोशिश यही करें कि रात की 8 घंटे की नींद जरूर पूरी करें, वो रात में हो, वो दिन में ना हो, क्योंकि हमारी बॉडी में ना एक सर्काडियन रिदम होता है। अल्लाह ताला ने एक हिसाब रखा है कि इशा के बाद सो और फजर पे उठो। ये नहीं कि आप दोपहर के 2-2 बजे तक सो रहे हैं। दूसरे नंबर में पानी भी ज्यादा पीना है आपने। दिन के अंदर एटलीस्ट, मैंने जैसे पहले बोला था एक दफा, कि पूरे 3 बोतलें आप भर लें और सुबह दोपहर शाम 1-1 बोतल पानी की जरूर खत्म करें। और कोशिश करें कि फिजी ड्रिंक्स या बहुत ज्यादा शुगरी ड्रिंक्स को जो है वो ना पिए, वो अवॉइड करें। अगर आप ये सारी चीजें करते हैं तो आपको वाकई ये सब कराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें आपके बैरियर को भी खराब करती हैं। आर्टिफिशियल है ना टिपिकली, चाहे वो बोटॉक्स है, चाहे वो फिलर है, चाहे वो किसी किस्म का भी ट्रीटमेंट है, ये आर्टिफिशियल है। ये आज है कल नहीं है, 4 से 6 महीने इसकी शेल्फ लाइफ है। इसको आपको कराते रहना है। या तो आपके पास बेतहाशा पैसा है खर्च करने के लिए तो आप जाके कराते रहे, विच इज नॉट एक्चुअली, अगर हम एम करना ही चाहें तो हम, अगर हमारा कोई जेन्युइन इशू है, कोई वॉट आ गया है, कोई स्किन टैग आ गया है, कोई मसला हो गया, तब तो उसको ठीक कराने के लिए सही है। लेकिन खामखा जाके कराना मुझे तो इतना सही नहीं लगता, ना ही मैं इसको एडवाइस करती हूँ। और स्किन टाइटनिंग के लिए जो आप कोलेजन कह रही हैं, तो सबसे अच्छी चीज यखनी है। आप यखनी का इस्तेमाल करें। ये जो पाए हम खाते थे ना, उसमें बहुत ज्यादा तेल और घी ना डालें, लेकिन अगर आप यखनी पीते हैं, अच्छा प्रोटीन डाइट लेते हैं, दिन के वक्त आप अंडा खाएं, उसके बाद आप यखनी पिएं, तो आपका कोलेजन बहुत अच्छा होगा। और अपनी स्किन को अच्छा मॉइस्चराइज रखें। बहुत ज्यादा जब हम धोते हैं ना और बहुत ज्यादा एसिड लगाते हैं तो क्या होता है, स्किन के जो नेचुरल ऑयल्स हैं वो खत्म हो जाते हैं। नेचुरल ऑयल खत्म होते हैं तो हमें रिंकल्स आ जाते हैं, क्योंकि वो ऑयल वो हो जाती है ना, मुचड़ जाती है। दूसरा, वाइटनिंग की तरफ अगर जाना ही है तो आपको पता है, ये जो चावल का आटा है, पोटैटो की स्किन है, आलू की जो जिल्द है, ये है, या फिर दूध है, ये नेचुरल। अच्छा, ये जो आपने जो चावल के आटे का जिक्र किया है, तो ये किस तरीके से अप्लाई करना चाहिए? बहुत सारे लोग अपने घर में ये करते हैं, ये होम रेमेडी के तौर पे यूज करते हैं। हाँ, इसके बेनिफिट्स जरा बताएं कि चावल का आटा स्किन पर लगाया जाए तो क्या बेनिफिट्स हैं उसके? इसके बेनिफिट्स होता है कि चावल का आटा हो गया, दूध हो गया, जैसे मैंने आपको कहा ना, उसमें थोड़े से लाइटनिंग एजेंट्स होते हैं, ठीक है, लैक्टिक एसिड होता है, ये बेसिकली नेचुरल AHA BHA आप कह सकते हैं। और इसमें और मजीद इंग्रेडिएंट्स भी मौजूद हैं जो कि हेल्प करते हैं आपकी स्किन के ऊपर जो डल डेड लेयर है उसको एक्सफोलिएट। देखिए, जब आप यूज करते हैं ना, कॉफी हो गया या चीनी हो गया, साथ चावल का आटा हो गया, छान हो गया, ये चीजें थोड़ी सी स्क्रब के तौर पे भी यूज होती है ना, तो टॉप लेयर आपकी एक्सफोलिएशन जिससे हम कहते हैं, स्क्रब का काम वो भी ऑटोमेटिकली हो गया। साथ इसके अंदर थोड़ी सी ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, तो आपकी ये जो वो स्किन के ऊपर जो रुआं सा है वो भी लाइट हो जाता है, आपकी स्किन भी, और उसके ऊपर जो दाग है वो भी लाइट हो जाते हैं। तो इस तरह की चीजें तो बुरी नहीं है अगर आप उसको सही स्टोर भी करें। ये नहीं कि आपने रख दिया वो चावल का आटा, सुबह से शाम तक सिंक में पड़ा हुआ, उस पे जो है वो बैक्टीरिया जमा हो गया और फिर पूरे घर में लगा लिया। आपने टॉवल का खास ख्याल रखना है कि वही टॉवल यूज नहीं करना, वही सोप यूज नहीं करना। थोड़ी सी और पिलो केसेस अपने बदलने हैं प्लीज। एक ही चादर, एक ही पिलो केस हमेशा ना रखें। अगर आप सर पे तेल लगाते हैं तो फिर कोई स्कार्फ पहन ले ताकि तेल, सर का तेल जो है वो मुंह पे ना आ जाए। हिजाब अपना है, अगर हिजाब है या बुर्का है तो उसको रोज धोएं और उसको जरूर बदलें। ज्यादातर बच्चियों का ये मसला है, वही दुपट्टा लिया, वो गंदा इधर उधर फिक रहा है, उसी को मुंह पे कर लिया। बार बार मुंह को हाथ लगाना, मुंह को छेड़ना, गंदी जगह पे करके भी मुंह को हाथ लगा देना, वो वन ऑफ द मेन
है आपकी स्किन खराब होने का। और जहाँ तक हमने बात की थी खवातीन की, हमने मेलाज्मा या छाइयों की तो बात की, बाकी बात आ जाती है रिंकल्स की। रिंकल्स में यही है, रिंकल्स के लिए ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेटिनॉइड्स, आप रेटिनॉइड क्रीम यूज कर लें, कोई मसला नहीं है, लेकिन उसको थोड़े अमाउंट में रात को यूज करें अलोंग विद अ मॉइस्चराइजर, ठीक है। अब जो नेचुरल एजिंग प्रोसेस है वो तो होती है, उसमें बेस्ट ये है कि एक तो आप पानी पिए, दूसरा आप एक्सरसाइज करें, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं ना बॉडी की, तो हमारे खून की रवानी, हमारा खून और हमारा नशोनुमा हमारी डिफरेंट हिस्सों पे पहुंचता है। जब वो हमारे फेस पे भी पहुंचेगा, हमारे स्कैल्प पे भी पहुंचेगा, तो हमारे बाल भी बढ़ेंगे, हमारा फेस भी होगा। असल में अनफॉर्चुनेटली मार्केटिंग ट्रेंड्स और ये जो हमारी नई दुनिया है, इसने हमें आर्टिफिशियल चीजों के ऊपर ज्यादा लगा दिया है। वो नेचुरल चीजों से हटा के आर्टिफिशियल पे लगा देते हैं, और एस्थेटिक सिर्फ एक मनी मेकिंग इंडस्ट्री। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो लोग इस तरह से करते हैं कि सिर्फ पैसे बना रहे होते हैं और ऐसी प्रोडक्ट्स जो कि काम की नहीं होती हैं उसको भी इंडोर्स कर रहे होते हैं, उससे अवॉइड करना चाहिए। स्किन केयर के लिए ऑर्गेनिकली आपको इन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है, और ख़ुद भी लोग अब इतने एजुकेटेड हैं कि दे कैन गूगल एज वेल ऑल्सो, और आप जैसे जो डॉक्टर्स हैं उनसे रब्ता कर सकते हैं। ये रीज़न जाने पहले कि क्यों आपकी स्किन पे प्रॉब्लम हो रहा है। अगर वो आपके एज की वजह से है तो जाहिर सी बात है आप उसके लिए जो प्रोडक्ट्स है, उसके लिए जो ऑर्गेनिक लाइफस्टाइल है उसको कंटिन्यू करें। अगर वो आपकी नेग्लिजेंस की वजह से आपके टीन एज में या यंग एज में है तो फिर वो कॉजेज़ के ऊपर ध्यान दें कि वो क्या कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से आपको पिंपल्स हो रहे हैं, आपकी स्किन ख़राब हो रही है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर ताहिरा शाहिद, आपने हमें ज्वाइन किया और बहुत मुफीद बातें की, और बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है उन्होंने ये स्पेशली लड़कियों को बताया कि वो क्या गलतियाँ करती हैं जिस वजह से उनके फेस के ऊपर जो है वो पिंपल्स आ रहे होते हैं। चलिए जी, शो में यहाँ वक्त तो एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे जी पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में क्या कुछ हो रहा है, सब जानेंगे थोड़ी सी ब्रेक के बाद, छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो भाई पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में क्या कुछ चल रहा है, कौन सा ड्रामा जो है टॉप पोजीशन पर है, और कौन कौन सा एक्टर जो है क्या कर रहा है, किसके कौन से नए प्रोजेक्ट शुरू होने वाले, इस पर बात करने के लिए एजाज भाई ने हमें ज्वाइन किया। उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एजाज भाई, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग सिटी 21, कैसे हैं आप लोग, क्या हाल है आप सबके, एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। बिल्कुल। एजाज भाई ये बताइए क्या कुछ चल रहा है, ड्रामास के बारे में तो बाद में बात करेंगे, पहले एक्टर्स के बारे में बताइए किस किस का कौन से नए प्रोजेक्ट आने वाले भाई। देखिए प्रोजेक्ट्स तो बहुत सारे लोगों के बहुत सारे आने वाले हैं, और आजकल जिस ड्रामे की धूम मच गई है ना, वो है दानिश तैमूर का नया ड्रामा बादशाह। और पता आपको मैंने कुछ महीने पहले ये नाम सजेस्ट किया, मतलब दानिश ने पूछा कि हम क्या नाम रखें। वैसे इसका नाम कुछ और है, निश्तर है। तो मैंने कहा कि देखो तुम्हारी पर्सनैलिटी ऐसी है कि इसको बादशाह होना चाहिए यार। तो थैंक यू दानिश कि आपने हमारा नाम चूज किया, और नाउ द नेम इज बादशाह। बादशाह विद इन 1 मंथ इसके टीजर्स आ जाएंगे। बादशाह की कहानी डिफरेंट है। दानिश तैमूर के साथ फर्स्ट टाइम काम कर रही हैं अनमोल बलोच और नईमा भट्ट, और ये कपल नया है बिकॉज यू नो दानिश जब कोई काम करता है, वो मैं मानता हूँ कि दानिश का हमराही नहीं चल सका उस तरह से। ठीक है, देखिए मेरी बात सुने। बहुत से लोग मुझसे बहस करते हैं कि व्यूज बहुत आ रहे हैं। व्यूज तो फिर सबके आ जाते हैं, व्यूज तो सबके आते हैं, मतलब इवन यूट्यूबर्स गेट द व्यूज ना, तो व्हाट्स द बिग डील। बात ये है कि कंटेंट अच्छा होना चाहिए। आप लोग जब सीरीज की नकल उठाते हैं ना नेटफ्लिक्स वगैरह से, तो उसको पाकिस्तानी रंग में ढलते हैं, फिर वो नहीं कामयाब हो पाता। सो हमराही मेरे नजदीक इतना मजेदार ड्रामा नहीं रहा, लेकिन बादशाह दानिश तैमूर के फैंस की जो क्रेविंग्स है ना वो पूरी कर देगा। और कल ही एक नई अपडेट आई है कि पैसा और प्यार, एक नया ड्रामा। अच्छा, पैसा और प्यार, भाई पैसा भी प्यार भी, ये तो परफेक्ट कॉम्बिनेशन हो गया। एक जमाने में गाया था ज़ुहैब हसन ने गाना, पैसा 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 बड़ा या प्यार। तो वही बात अब सच हो रही है। हुमायूं अशरफ हैं जनाब इसमें, और दुराब खलील हैं, खलीलुर रहमान कमर के बेटे हैं। और हिना तारिक हैं। ये सोप है और ये जाएगा टूवर्ड्स 60-70 एपिसोड्स। लेकिन जिस ड्रामे का एक और अनाउंसमेंट किया गया है वो है, आप जानती है नाम क्या है? लैला मजनू। लैला मजनू, इसकी कास्ट क्या है एजाज भाई? हाँ देखिए, इसकी कास्ट जो है अभी तक ऑफिशियली इन्होंने अनाउंस नहीं की, लेकिन जब जैजी बोलता है तो पूरा पाकिस्तान सुनता है। जैजी के पास वो खबरें होती हैं जो किसी के पास नहीं होती, पता है ना आपको भी। बिल्कुल। तो जनाब जो नाम, देखिए
मैं सच बोलता हूँ 100% कंफर्म है मजनू के लिए शुजा असद, जो आजकल डॉक्टर बहू में काम कर रहे हैं, वो लगते भी जरा मजनू टाइप के हैं। लड़की के लिए 99.9% सज्जल अली का नाम लिया जा रहा है। सज्जल ने अभी तक कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया और वो खुद भी अभी तक इनकारी है। पता वो इनकारी क्यों है? क्योंकि अभी तक ऑफिशियली चैनल ने अनाउंस नहीं किया, सिर्फ जैजी ने बोला है। सो जैसे ही ऑफिशियल आएगा तो फिर भी कंफर्म कर देंगे, लेकिन शुजा 100% कंफर्म है और सजल का 99% तक है। लेकिन कोई अगर सजल जाती है यहाँ से तो ये लॉस सजल आपका होगा, चैनल का नहीं। क्या कहती हैं आप इस पर? बिल्कुल। अच्छा चलिए जी, हाँ अब ये तो सजल ही बता सकती हैं कि वो क्या सोच रही है, वो क्या कह रही है, इसके ऊपर तो उनका ही कमेंट चाहिए हमें। अच्छा ये बताइए एजाज भाई कि अभी आपने डॉक्टर बहू का जिक्र किया, कुबरा खान का जिक्र किया, एक अभी पिक्चर बड़ी वायरल हो रही है, उसके ऊपर बड़ी सारी स्पेकुलेशंस हैं, स्टोरी क्या है उसकी बर्थडे की? और वो जो एक तो मैं दाद दूंगा आपको आपके लिए एक लाइन बोलना चाहता हूँ, आप हैं सुपर से बहुत ऊपर। क्योंकि पता क्यों? क्योंकि देखिए नॉर्मली जब मैं होस्ट से बात करता हूँ ना, होस्ट को पता कुछ नहीं होता, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, लेकिन आपका होमवर्क पूरा होता है। अच्छा जनाब कुबरा खान की बात करेंगे। कुबरा खान हाल ही में गई थी, मतलब आजकल बल्कि यूके में ही है, तो वो किसी रेस्टोरेंट में गई हैं। तो वहाँ उनको नजर आ गई शर्मिला टैगोर और सारा अली खान, हमारे हमसाया मुल्क से। तो वहाँ पर अच्छा नजर आ गई, ये मैं थोड़ा सा रुक रही हूँ उस पे, नजर आ गई एजाज भाई, यहाँ थोड़ा सा जो है ना वो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि लोग कुछ और समझ रहे। जी जी, लोग समझते हैं कि बाकायदा शर्मिला जी ने केक मंगवाया होगा, खाने के लवाजमात सजाए होंगे हमारी कुबरा के लिए। ऐसा कुछ नहीं हुआ। कि सब वहां बैठी, उन्होंने कहा कि अच्छा देखिए एक बात है तो है कि शर्मिला टैगोर जी डॉक्टर बहू देखती हैं, ये तो पता है हमें। तो ये तो उन्होंने कहा कि चलो साथ बैठ जाते हैं। तो उन्होंने भी क्या किया, कैन यू इमेजिन, उन्होंने अपने ही मीठे से उठा के एक चम्मच कुबरा के टेस्ट करवाई। मतलब उनके लिए कुछ नया नहीं मंगवाया गया। तो अब पता है ना, पेड पीआर तो पता है आपको चलती हैं, और पेड पीआर जब दौड़ती हैं, आजकल दौर ही पेड पीआर का है। लोगों के माइंड चेंज कर दो, लोगों को बताओ कि कुबरा की बर्थडे सेलिब्रेट की गई, बकायदा मनाई गई। उन्होंने प्लान किया, ऐसा कुछ नहीं था नाजरीन कि सिर्फ एक जो दिखता है वही बिकता वाली सिचुएशन थी। बस हो गया जो हो गया था। लेकिन कुबरा जी पता है आपको हैं तो अच्छी एक्ट्रेस माशाल्लाह। हाँ बिल्कुल, कुबरा बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, लेकिन मैं भी यही समझ रही थी कि शायद मिले होंगे और बर्थडे सेलिब्रेट की होगी, लेकिन आपने तो जुमला बोल दिया नजर आ गई, तो मैं फिर इस पर हैरान हुई कि भाई एक ही रेस्टोरेंट में नजर आ गई। एक ही रेस्टोरेंट में थी, बस एक ही प्लान करके भी तो हो सकता है ना, गए हो एजाज भाई, हो सकता है प्लान जी नहीं प्लान नहीं अच्छा, इस ये आपको बात पे जो दिल ना वो कहते हैं दिल है कि मानता नहीं ना। तो फिर जो दिल ना माने तो फिर क्या फायदा उस बात का। देखिए आप सोचें, मेरी बात सुने, आप सोचें अगर प्लान्ड होती ना तो वहां पर टेबल भरा होता खानों से, एक बड़ा सा केक होता जिसपे भी कुबरा जी मतलब आहो। अच्छा चलें ठीक है, ओके फाइन। बट ये क्लियर हुआ ना एटलीस्ट, क्योंकि उनके जो फैंस हैं वो बड़े एक्साइटेड हुए ये देख के। उन्होंने कहा भाई ये तो बड़ा जबरदस्त इन्होंने जो है वो जैमिंग की है, ये तो बर्थडे जो है वो सेलिब्रेट हो रही है। जब पीआर के जरिए आप हर जगह खबरें लगवाएंगे तो फिर यही होगा। आम तो जरी भोली है। ये आपको इनसाइड स्टोरी पता होगी। अब हम बात कर लेते हैं ड्रामास के हवाले से। प्रोजेक्ट्स हो गए, आपने हमें सारे बता दिए, और कोई ऐसा प्रोजेक्ट तो नहीं रह गया जो आपने आज हमारे व्यूअर्स को ना बताया? अभी तो मैंने कुछ बताया ही नहीं। बिल्कुल बताएं। अभी तो हमने वो बात की है कि जो 3 आने वाले हैं। अब बात करेंगे जो आजकल के ट्रेंडिंग में हैं। ट्रेंडिंग में टॉप पे रहा है इस हफ्ते जंजीरें। जब से जंजीरें में सज्जल के जो उसमें हस्बैंड बने हैं आमिर गिलानी की डेथ हुई है, उसके बाद एक नॉन स्टॉप सिलसिला शुरू हो गया डेथ्स का। और एक बात को मैं नाजरीन, कौन बताएगा आपको ये अंदर की बातें, कि बहुत जल्द अगली 2 किस्तों में कोई और भी मरने वाला है। हेलो कराची। अब कौन? ये अभी हम अनाउंस नहीं कर रहे क्योंकि मुझे मना किया गया अनवील करने से। लेकिन ताकि आप देखिए, पता क्या नाजरीन का सस्पेंस ना टूट जाए, नाजरीन सस्पेंस में होते हैं। लेकिन ये है कि आगे बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है और लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि जंजीरें की कितनी एक साथ बाकी हैं। टोटल अभी 18 किस्तें और बाकी
Oh God. आधा ड्रामा पड़ा है अभी, सही। आधा ड्रामा पड़ा है। सो बानो मर गई है, अब बानो भी मर गई है उसमें। तो अब जो है, अब अगली जो चीज जो मुझे नजर आ रही है एज अ व्यूअर, वो ये है कि सरबुलंद खान जो है वो शादी करेंगे रबिया जी से, उनकी भी इद्दत खत्म हो गई है। अच्छा। हालांकि वो बात सुनी है, मतलब आए बातें करने से इद्दत में भी, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन चलता है। लेकिन जंजीरें इस वक्त ट्रेंडिंग में है। अच्छा, एक और बड़े मजे की बात हुई है, सही। मजे की बात सुनी, सुनना चाहती हैं आप? हाँ बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल। सहर हाशमी के फैंस ने शुरली छोड़ी कि सहर हाशमी ने इतनी अच्छी एक्टिंग की है लास्ट किस्तों में। हाँ, वो दोनों की कि उन्होंने पिक्चर्स लगा सजल- लगा के कंपैरिजन कर रहे हैं वो, बिल्कुल। ये गलत बात है नाजरीन, थोड़ा सा माइंड को घुमाइए। आप सज्जल का कंपैरिजन करें सहर से, ये तो वही साहब हो गया कि सूरज को चांद से मुकाबले में ला रहे हो। सूरज होता है भाई, उसकी रोशनी की तपिश और होती है। और सज्जल जो है ना, सज्जल हमारी क्वीन भी है, क्वीन भी है वो, और बहुत अच्छी एक्टिंग उसका उसने काम किया। अभी आप एक दो ड्रामा की लड़कियों को कंपेयर ना करें इस तरह से, अच्छा नहीं लगता। एजाज भाई, उन दोनों वो जो मैंने एक एपिसोड देखा था जिसमें सज्जल भी बैठी हुई थी और वो सहर भी बैठी हुई थी, अगर आप दोनों का आई कांटेक्ट ही देख लें ना, या दोनों की आप बॉडी लैंग्वेज ही देख लें, तो आपको सज्जल की आंखों में डेप्थ नजर आ रही है। मतलब आपको वो कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है, वो एक्सपीरियंस नजर आ रहा है, मतलब कि ये दिस इज कॉल्ड एक्टिंग। तो अभी ठीक है, सब बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, लेकिन इस तरह से किसी का कंपैरिजन किसी के साथ करना, आई डोंट थिंक सो कि इट्स फेयर, ये बड़ा अनफेयर है। हाँ, बिल्कुल खूबसूरत बात की आपने। और देखिए, जब से वो आमिर गिलानी की डेथ हुई है ड्रामे में, तो उसमें जब से सीन्स आ रहे हैं सजल के, वो शी इज डूइंग ब्रिलियंट। जब वो कॉल भी करती है मामा जी को, जब वो इवन जिक्र भी होता है कि कैसे मर गया, मेरी वजह से मरा, शी इज ब्रिलियंट। आई मीन सजल का कोई कंपैरिजन नहीं है। वन ऑफ द फाइनेस्ट टॉप 5, देखिए आराम से वो टॉप 5 में आती है हमारी पाकिस्तान की इस वक्त जो लॉट चल रही है एक्सपीरियंस एक्ट्रेस, उसकी तो मानना पड़ेगा। मतलब शी इज रॉकिंग टू गुड टू। सही, चलिए मजीद भी बात करते हैं। हाँ, बताएं। सजल की रूमर्स भी चल रही हैं शादी की, माशाल्लाह से। चले जी, उस पर भी बात कर लेते हैं। लेकिन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर एजाज भाई से जो है डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में क्या कुछ हो रहा है, कौन सा ड्रामा जो है वो ट्रेंडिंग पर है, एजाज भाई हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करें। एजाज भाई कंटिन्यू कीजिए और बताइए कि ट्रेंडिंग में कौन से ड्रामाज हैं। लेकिन ट्रेंडिंग में और बहुत से ड्रामे जा रहे हैं। शेदाई की बात करेंगे, फिरोज खान और सहर हाशमी अगेन, और शेदाई इज ऑल इन द एयरवेव्स। अच्छा, हाल ही में एक रिव्यू शो में एक एक्ट्रेस कहती हैं, मतलब आई डोंट नो आप लोग कैसी बातें करते हैं। आवाज एजाज भाई की जी एको हो रही है। हाँ, कंटिन्यू। एको आ रही है। जी। अच्छा, ठीक है। अच्छा, मेरी बात सुनिए, मैं ही कह रहा था आपसे कि देखें, हाल ही में एक रिव्यू शो में कहा गया कि जो शेदाई हिट हो रहा है ना, वो फिरोज खान के ड्राइवर की वजह से हो रहा है। जी। कैन यू इमेजिन? ये क्यों कहा गया? मुझे समझ नहीं आती कि आप लोग ड्रामे देखते भी हैं कि बगैर देखे रिव्यू कर देते हैं। ऐसे नहीं चलेगा यार। देखिए, मतलब आप लोग वो बात करें जो जहन कबूल करे। फिरोज खान के फैंस को आपने हर्ट कर दिया है, ऐसा तो नहीं चल सकता ना। मतलब फिरोज खान का, देखिए मैंने भी कुछ दिनों पहले एक बात की थी कि कुछ ऐसे एक्टर्स हैं जिनका ऑरा है, लाइक फिरोज खान हो गए, लाइक दानिश तैमूर हैं, बिलाल अब्बास हैं, वहाज अली हैं, ये 4 लोग ऐसे हैं जिनका ऑरा है। जब ये ड्रामों में आते हैं ना, तो फिर उनका अपना एक ऑरा ड्रामे को लेके चलता है। लड़कियों में हानिया आमिर और मायरा खान का ऑरा है। सही, चाहे वो मतलब मायरा खान जैसी भी एक्ट्रेस हो, लेकिन उनका एक ऑरा है। वो जिस महफिल में आती हैं, वो महफिल सज जाती है भाई। इफेक्ट बात है और ट्रू फैक्ट्स हैं। तो शेदाई की बात करेंगे, शेदाई इज अ सुपर हिट नाउ। बस तेरा साथ हो, बस तेरा साथ हो में फाइनली शादी हो गई है। और वो हमारी जो अंसा है वो घर आ गई है शादी होके अनस के, और अब सही तमाशा शुरू होने वाला है आज रात से। आज से नई एपिसोड भी है, तो मजा आने वाला है, क्योंकि ऑब्वियसली यू नो अब कहानी जमेगी अंसा और अनस की जो प्रेम कहानी है। अच्छा, एक और ड्रामा जिसकी बात करूंगा वो है एक मोहब्बत और। आहद रजा मीर और माया। Have you seen the play or not yet? No, not yet. मैंने नहीं देखा बिल्कुल एक मोहब्बत और, लेकिन मैंने उसके प्रोमो देखे और उसमें मैंने माया को देखा है बहुत ज्यादा कोई ऑफिशियल वर्क करते हुए, या फिर वो कुछ इस तरह से कुछ ऑफिस जो है वो देख रही है एंड ऑल दैट, बट आई वाज थिंकिंग
मैं इसको जरूर अब देखूंगी। उसमें भी हाँ। देखिए वही बात है कि ड्रामा अच्छा है लेकिन वाओ फैक्टर मिसिंग है इस वक्त। वाओ अच्छा, नहीं हो वो पा वाओ रहा। फैक्टर क्या आपको लगता है क्या होता तो ये ड्रामे में वो वाओ मैंने फैक्टर क्या है? आपको पता है मैंने एक काम किया। क्या? मैंने 10 जेनजी से पूछा अच्छा, बेटा तुम ये भी आपने देखते हो बहुत अच्छा ड्रामा ये किया। वाला? अब आपने नहीं, जेनजी से ही पूछना है जाज भाई, आपने याद और रखनी है ये मैंने अपने बच्चों से स्टार्ट किया, घर अच्छा, से शुरू किया मैंने। सही। और मैं गया कजन्स के बच्चों के पास, मैंने कहा अच्छा। बताओ मुझे मैसेज में सब कि व्हाई यू आर नॉट वाचिंग इट। कहती माया अली की वजह से। क्यों? माया अली तो अच्छी उनको एक्ट्रेस। अच्छा, उनको नहीं अच्छी है लेकिन उनको लगता है कि आहत के साथ कोई ज्यादा यंगर लड़की सूट अच्छा, करती है। ये मेरी नहीं जेनजीज की सोच है। अब मेरी वो तो सजल माया के साथ अली पेयर बहुत अच्छी नहीं दोस्त बनाते है। तो क्या करें? हालांकि अगर सजल के साथ उनका पेयर अभी भी बनेगा तो हाँ, नहीं पॉसिबल। अब हाँ, सजल हाँ। सारी उम्र नहीं आएगी अब साथ, डोंट वरी। अच्छा, क्यों? प्रोफेशनली तो काम कर सकते हैं ना। आपको प्रोफेशनली है लेकिन वो पुरानी यादें, ओह। वो बीते दिन याद हैं, वो अच्छा, पंछन याद अच्छा, हैं, अच्छा, अच्छा, गुजारे सही। तेरे संग जो। चलें, ये उनका अच्छा मुझे पर्सनल प्रॉब्लम। अच्छा जी, मुझे जी। हाँ पर्सनल देखिए मैंने एक बात और भी कहनी है। जी। मुझे मौका मिला है बात करने का और पूरी दुनिया देखती है आपका चैनल। जी, जी। सिटी 221 का एक नाम है। जी, जी। देखिए मुझे एक गिला है हमारे पेजेस से, सोशल मीडिया। इट्स ऑल अबाउट सोशल मीडिया दीज डेज। आप लोग ड्रामों की बुराई क्यों नहीं करते? हर बंदा अच्छाई क्यों कर रहा है हर ड्रामे की? देखिए हर ड्रामा अच्छा नहीं हो सकता, हर एक की एक्टिंग परफेक्ट नहीं हो सकती, ये बात हर आम व्यूअर भी जानता है। तो व्हाई नॉट? ये क्या खुशामदी एटीट्यूड है हम लोगों का। ठीक है आपके दोस्त हैं सारे, मेरे भी दोस्त होंगे, लेकिन जहां गलत होता है मैं गलत बोलूंगा। अब आप हर ड्रामे की अगर तारीफ करेंगे तो कौन आपके रिव्यूज पे ट्रस्ट करेगा? मुझे बताएं ना आप लोग। मैं नाम क्या लूं? मैं लोगों के नाम नहीं लूंगा पेजेस के, लेकिन मैं क्यों उनको और मशहूर हाँ, करूं? बिल्कुल, हाँ। लेकिन अच्छा। बात ये है एजाज भाई, आप कि बिल्कुल ठीक क्यों? कह रहे हैं। मैं भी जब कोई पोस्ट देखती हूँ तो हर पेज के ऊपर एक तारीफी जो है वो पोस्ट होती है और उसके ऊपर बहुत सारी तारीफें होती हैं। हालांकि दिल कर रहा होता है कि उसके नीचे बंदा ये कमेंट करे कि नहीं भाई इस सीन में ये प्रॉब्लम था, तो यू कैन मतलब आप पहले रिव्यू आप पहले खुद देख लें। जो सीन आपने खुद नहीं देखा, जो ड्रामा आपने खुद नहीं देखा, आप उस पर कॉमेंट कर रहे हैं, कैसे कॉमेंट कर रहे हैं? अच्छा, रहमत ड्रामे की मैं बात करूंगी। रहमत ड्रामा फाइनली एंडेड अप, कैसा लगा? क्या उसके जो है रिव्यूज हैं? कितना ट्रेंडिंग रहा? देखिए मुझे रहमत इतना अपील नहीं किया, लेट्स बी ऑनेस्ट। मुझे मजा नहीं आया रहमत का। फाइनली खत्म हो गया है, नया ड्रामा शुरू हो गया टूटा हुआ दिल। लेकिन ये कि रहमत की एक बात बताऊं मैं आपको, रहमत का रेटिंग्स तो आई हैं, रहमत की रेटिंग्स आई हैं। क्योंकि उसमें जुनैद खान थे। जुनैद खान का एक लेवल तो है उस बंदे की, ही इज अ गुड एक्टर। जिस ड्रामे में वो होंगे वो खुद ब खुद एक क्लास तो बन जाती है। साथ में हिना तारिक थी। और ये दोनों के जब कॉम्बो हुआ, देखें एक बात कहूं मैं आपसे, जो घरेलू खवातीन है ना, जब वो घर की शाम की चाय बना रही होती हैं, शाम का खाना बना रही होती हैं, सामने टीवी चल रहा होता है, तो उनको ऐसे ड्रामे पसंद आते हैं जहाँ कॉन्स्पिरेसीज हो रही हों और फिर सबसे बड़ी बात उसकी एक अच्छी बात ये भी है ना एजाज भाई कि वो रेगुलर आता है, वो रोजाना, वो डेली आता है। तो लोग उसको उसकी एडिक्शन में चले गए थे ना कि भाई ठीक है अब ये तो डेली आएगा तो हमें डेली देखना जरूर है। क्योंकि वो ड्रामाज जैसे बस तेरा साथ हो, मंडे ट्यूसडे है, या फिर बाकी ड्रामाज हैं तो उनके दिन डिसाइडेड होते हैं। बट जो डेली सोप है या जो डेली ड्रामा है ना, तो वो लोग देखते भी हैं, मगर उसमें लोगों को ना एक्चुअली मजा भी आता है, एक्साइटमेंट का लेवल भी बढ़ जाता है। पता होता है कि एंड में क्या होगा, सबको पता था क्या होना है, लेकिन वो स्टोरी जो उन्होंने बिल्ड की, फिर वो उन्होंने बीच में अनाया वाला पार्ट जो है लेके आए, फिर वो उन्होंने उसको थोड़ा सा उनकी लाइफ को मुश्किल किया, फिर बहुत जल्दी आसान कर दिया। मैंने एक बात नोट की कि खवातीन की जड़ें क्यों काटती हैं ड्रामों में? ये एक बड़ी हैरानकुन बात है कि वो दिखाते शायद कुछ स्टार प्लस से मुतासिर होके दिखा देते हैं, या ये चीज बिल्कुल सही कहा आपने। हम हमसाया मुल्क के ड्रामों से बहुत मुतासिर हो गए। ठीक है हमारा ड्रामा टॉप पे है, हमारा ड्रामा यहाँ है, उनका यहाँ है, लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं इम्प्रेस हो जाते हैं। खवातीन, अगर एक लड़की एग्जाम्पल, एक औरत एक खाना बना रही है और उसमें मसाला डाला है, तो पीछे से एक औरत आएगी, वो उसमें बहुत ज्यादा सॉल्ट डाल देगी ताकि खाना जब परोसा जाए, जब सर्व किया जाए, तो वो कहेंगे वो खाना तुमने बनाया है, क्या है ये खाना, यू नो, मतलब बहू तुमने खाना क्यों खराब बनाया। तो इस तरह की छोटी छोटी बातें आप दिखाते हैं ड्रामों में, खवातीन की। और अच्छा एक और बात, हमारे ड्रामों में ना एक बड़ा गलत एटीट्यूड है कि हम दिखाते हैं कि मेल दुनिया का डफर तरीन पॉपुलेशन है। उस पता नहीं है हीरो को दुनिया में क्या हो रहा है, वो बेचारा मासूम है, वो एक ही लड़की की बातों में आई जा रहा है। लेकिन खवातीन खेल
खेल रही हैं। तो ये राइटर्स का भी कसूर है कि आप जिस जाविये से लोगों को लेके चलते हैं कि लोग वही देखना चाहते हैं। क्या कहती हैं इस बारे में? बिल्कुल 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 सही। अगर वो ऑर्गेनिकली जो हमारे माशरे में एक्चुअली होता है सिर्फ वही प्रेजेंट करें ना, तो वो बहुत ज़्यादा वर्थफुल रहेगा। जैसे कि अब ये आप जंजीर ड्रामा देख रहे हैं, या फिर ये बस तेरा साथ हो, या फिर और जो ड्रामाज हैं। अच्छा, दानिश तैमूर वाला ड्रामा भी जो है ना, सब फिक्टिशियस लग रहा है। वो जो हमराही आप जिस ड्रामे का जिक्र कर, इतनी ज्यादा मतलब बोरिया का वर्ड यूज करूंगा कि जब इल्हाम कराची सॉरी टर्की से जब इस्लामाबाद मरी लैंड की हैं, सारे मरी पहुंच गए हैं, तो सारे मरी पहुंच चुके हैं। कहानी का कोई हाल नहीं है और वो अपने सूटों इंग्लिश एक्सेंट में बोली जा रही हैं जो बिल्कुल उनको सूट नहीं कर रहा। आई डोंट नो। देखिए ये बात होती है कि अगर डायरेक्टर अच्छा हो ना, अगर कहानी अच्छी हो तो हमारे एक्टर्स भी एक्सेल और मुझे ये बात भी नहीं समझ में आई कि वो जो गाजी यूसुफ है वो इतना इन्फ्लुएंशियल है और वो वहां तक उसने जाने दिया, फिर उन दोनों की मुलाकात भी हो गई। अब वो फिर उसके बाद उनको प्लान कर रहे हैं, बस वो पूछे जा रहे हैं कि अच्छा ठीक है ये क्या करती है, क्या करती है, क्या करती है। और देखिए एक हार्ट ट्रांसप्लांट पेशेंट जो है वो कैसे दबादब लकड़ियां क्यों काट रहा है, उसको किसी डॉक्टर ने मना नहीं किया। हाँ बिल्कुल, ट्रांसप्लांट हुआ है, अभी रिसेंट ट्रांसप्लांट हुआ है, भाग भी रहे हैं वो और इतनी मुश्किल हालात में वहाँ रह भी रहे हैं, सारा कुछ सस्टेन कर रहे हैं। मतलब कैसे वो जो मेडिसिन वाला पार्ट था ना वो भी मुझे थोड़ा सा फेक लग रहा था कि ये कहाँ से, मतलब उनको कैसे पता जो जिन्होंने मेडिसिन लाके दी है रेलेवेंट मेडिसिन क्या होंगे एंड ऑल दैट। तो ये थोड़ा सा जो चीजें हैं ना ये बड़ी ये काउंटेबल होती हैं। चलिए जी, बहुत शुक्रिया एजाज भाई आपके टाइम के लिए, और इसी तरीके से हम आपसे जो है वो कोशिश करेंगे कि वीकली आपसे जरूर आपके रिव्यूज लेते रहें। थैंक यू सो मच। शो का टाइम जो है वो एंड अप हो गया है। आज का शो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। हमारी सोशल साइट पर इर्द गिर्द एक दूसरे का ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कीप वॉचिंग सीरियल 10।